जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये इसके बाद बस एक क्लास आपकी और होगी, वो मैं जुमे को बता दूंगा। जुमे को क्लास होगी आपकी इंशाल्लाह 8 बजे शुरू हो जाएगी, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जो बल्कि ग्राउंड फ्लोर पे आ जाइएगा, रूम देख लीजिएगा। तो इसके बाद एक क्लास होगी कोई 3-4 घंटे की, और उसमें डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। छोटी बड़ी लीज की चीज़ें रहती हैं, वो कुछ कंसोलिडेशन की रहती हैं, जो जहाँ की चीज़ें रहती हैं हल्की फुल्की, उसमें पास्ट की चीज़ें भी रिवाइज होंगी और कुछ नई चीज़ें भी होंगी। अच्छा अच्छा मोहतरम, नोट्स निकाल लें सुबह की क्लास वाले। पेज नंबर पेज नंबर 6, पेज नंबर 6। आसान सा एक कॉन्सेप्ट है, बस इंग्लिश पढ़ लें। एन एंटिटी enters into a contract with a customer on Yakam January for the sale of a machine and spare parts. सेलर ने बायर को कहा है, भाई इधर देखो, सेलर ने बायर को कहा है, जैसे सेलर होंडा का, सेलर कोई बंदा है जो मशीनें बनाता है और होंडा कार्स बायर है, तो सेलर ने बायर को कहा है भाईजान हम आपको मशीन बेच देते हैं एंड स्पेयर पार्ट्स बेच देते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग टाइम फॉर मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स इज 2 years। जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम होगा मशीन का और स्पेयर पार्ट्स का वो 2 साल है। यानी आज हम खड़े हैं और होंडा को या किसी कंपनी को पता है कि मुझे आगे मशीन की ज़रूरत है, तो उसने मशीन अभी से ऑर्डर कर दिया, तो उसको 2 साल लगेंगे बनाने में। अपॉन कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जिस वक्त वो मशीन बन जाएगी 2 साल बाद, द सेलर डिमॉन्स्ट्रेट दैट मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स मीट द एग्रीड अपॉन स्पेसिफिकेशन इन कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कहेगा जैसे कि आपने वादा किया था उससे आके देख लें, हमने आपको चीज़ें बना के दे दी हैं। द प्रॉमिस टू ट्रांसफर द मशीन एंड प्रॉमिस टू ट्रांसफर द स्पेयर पार्ट्स आर डिस्टिंक्ट। कहते हैं मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ये दोनों वादे अलग अलग हैं। यानी मशीन अलग चीज़ है अपने अंदर भी, और उसके स्पेयर पार्ट्स अलग चीज़ हैं, ठीक है। क्योंकि स्पेयर पार्ट्स की उस वक्त ज़रूरत नहीं पड़ती मशीन के अंदर इंटीग्रेट करने की, बाद में ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को सही करवाने के लिए। ऑन 31 दिसंबर 2009, 2 साल बाद, 2 साल की कहीं कहानी लिखी हुई थी, हाँ, 2 साल बाद उसने मशीन भी बना के दे देनी है हमें, स्पेयर पार्ट्स भी। 2 साल बाद कस्टमर ने 5 मिलियन पे कर दिया। मोहतरम, ये कैश सेल है, ये कैश सेल है। क्यों? कैश ढूंढने, कैश कब इन्वॉल्व हुआ? 2 साल बाद। 2 साल बाद। और चीज़ें भी कब डिलीवर हो रही हैं? 2 साल बाद। तो इट इज़ अ कैश सेल। बस हमने एडवांस में ऑर्डर कर दिया था, 2 साल पहले अगले को बता दिया था हमें चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट टाइप चीज़ है, या 2 साल बाद पैसे दिए हैं? पैसे 2 साल बाद। अगर 2 साल बाद पैसे दिए हैं तो डिलीवरी भी कब हुई है? 2 साल बाद। 2 साल बाद। ऑन 31 दिसंबर द कस्टमर पेज 5 मिलियन फॉर द मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स बट ओनली टेक्स द फिजिकल कब्जा ऑफ द मशीन। लेकिन अभी उसने उठाई सिर्फ मशीन है, उसने स्पेयर पार्ट्स नहीं उठाए, क्योंकि नई मशीन है, अभी स्पेयर पार्ट्स की क्या ज़रूरत है। लेकिन स्पेयर पार्ट्स बनवा के रख लिए हैं ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो उसके मसला ना हो, मैन्युफैक्चरिंग पूरी रुक जाती है उससे। द 80% ऑफ 5 मिलियन कितना बनता है? 4 मिलियन। द 80% ऑफ 5 मिलियन इज टू बी एलोकेटेड टू मशीन एंड रिमेनिंग 20% टू स्पेयर पार्ट्स। तो 4 मिलियन हमने मशीन के पैसे दिए हैं, 1 मिलियन। देख लिया आपने आपको। अब इधर आओ, 4 मिलियन हमने मशीन के पैसे दिए हैं और 1 मिलियन हमने किसके पैसे दिए हैं? स्पेयर पार्ट्स के। Although the customer inspects and accepts the spare part, इसका क्या मतलब है? Although the customer inspects, उसने आके देखे हैं स्पेयर पार्ट अपनी आंखों से और उसने accept भी कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सही बन गए, मेरी तरफ से ओके हैं। The customer requests, तेरी मेहरबानी की हो गया, तेरी मेहरबानी, that the spare parts be stored at seller warehouse। यार इन स्पेयर पार्ट्स को ना अपने पास रख लो, हमारे बड़े चूहे आए हुए हैं आजकल उधर, इन स्पेयर पार्ट्स को अपने पास रख लो, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कस्टमर फैक्ट्री। और देख, ये तकरीबन 10 कदम के फासले पे आपको पता है, गली पार करके हमारी फैक्ट्री है, तो जरूरत पड़ी मैं आपसे ले लिया करूंगा। द कस्टमर हैज लीगल टाइटल टू स्पेयर पार्ट्स। है मेरे पड़े अब सेलर के पास हुए हैं। मुक जाए गल, मौकी नहीं, बात सादा सी मौके। द कस्टमर हैज लीगल टाइटल टू स्पेयर पार्ट्स एंड द पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज बिलोंगिंग टू कस्टमर, और वो पार्ट्स कस्टमर के ही हैं। Furthermore, the entity stores the spare parts in a separate section of its warehouse। एंटिटी ने फिर बड़ा एहतमाम किया, उसने एक अलग कमरा बुक कर लिया अपने लिए, अलग वेयर हाउस में हिस्सा है। एंड द पार्ट्स आर रेडी फॉर इमीडिएट शिपमेंट एट कस्टमर रिक्वेस्ट।
जैसे ही कस्टमर को जरूरत पड़ी जेट तैयारा एकदम सड़क क्रॉस करके उधर ले जाया करेगा चीजें। सेलर ये सोच रहे हैं कि मैं स्पेयर पार्ट्स को 2 से 4 साल तक शायद स्टोर करना पड़े, क्योंकि मशीन एकदम खराब नहीं होगी, जैसे जैसे मशीन खराब होगी वैसे वैसे मैं स्पेयर पार्ट उनको भेजता रहूंगा। तो सेलर ये सोच रहे हैं कि मुझे 2 से 4 साल तक स्पेयर पार्ट्स को सेव करना पड़ेगा, एंड द एंटिटी डज नॉट हैव द एबिलिटी टू यूज द स्पेयर पार्ट्स, और सेलर के पास ये हक नहीं है कि स्पेयर पार्ट्स को किसी और को बेचे और डायरेक्ट टेम्प टू अनदर कस्टमर, या किसी और कस्टमर को स्पेयर पार्ट्स दे। यानी कि ये बातें साबित करेंगे कि ये स्पेयर पार्ट्स मेरे हैं, बन चुके हैं, बिक भी चुके हैं। वो वाली बातें ना सोचिएगा पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम, ये बन और बिक चुके हैं, और सेलर को बस मैंने ये कह दिया अब तुमने किसी और को नहीं देने। द एंटिटी विल रिसीव 15,000 पर मंथ। ये किस लिए? 5 मिलियन ले तो लिए तुमने, ओ फ्रॉम द कस्टमर एज कस्टोडियल चार्जेस, रेंट ले रहा है वो, कस्टोडियल चार्जेस ऑफ स्पेयर पार्ट्स एट इट्स प्रेमिसेस। तो उसने उससे किराया भी मांगा उस चीज का। ये जो होती है ना ट्रांजैक्शन प्राइस, मोबाइल वाले भाई, ये जो होती है ना ट्रांजैक्शन प्राइस, ये वो पैसे होते हैं जो सेलर ने कस्टमर से लेने हैं। इस सवाल में मुझे बता दें मशीन के कितने पैसे हम ले रहे हैं? 4 मिलियन। और कितने पैसे हम ले रहे हैं उसके स्पेयर पार्ट्स के? 1 मिलियन। और कस्टोडियल सर्विसेज में असल में थोड़ी सी भी अनसर्टेनिटी है कि 2 से 4 साल तक, तो उसके पर मंथ कितने पैसे हमने मांगे? 15,000। अब सवाल ये है, अच्छा ये वाहिद ऐसा सवाल है जिसमें ना हमने डिस्कशन में सारे स्टैंडर्ड की चीज़ें ज़रा डिस्कस कर ली हैं। पेपर में अगर कभी भी सवाल आ जाए ना, तो बेहतर है कि वो जो 5 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है ना, अगर कोई थ्योरी का सवाल आ जाए तो बेहतर है कि जो 5 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं उन सबको ही लिखाया जाए टू गेट द बेटर मार्क्स। जैसे आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट है। आइडेंटिफाई द सेपरेट वादे, वादे बताएंगे मशीन के स्पेयर पार्ट्स देना और पैसे देना, ये कौन सा वादा है? स्पेयर पार्ट बताएं कस्टमर के वादे कितने हैं? कस्टमर के, सॉरी सेलर के वादे कितने हैं? मशीन बेचना और तो कस्टोडियल सर्विसेज में फिर किसने उन चीजों को संभालना है? वो किस चीज के फिर पैसे ले रहे हैं? तीसरी चीज के पैसे ले रहे हैं वाज़े तौर पे। वो तो तीसरी चीज फ्री भी देता तो हम कोई ना कोई उसको जो है वो प्राइस एलोकेट करते। तो ये तो इतनी बड़ी सर्विस दे रहा है वो आपको, इतना बड़ा रिस्क ले रहा है और बल्कि उसके फायदे तौर पे पैसे ले रहे हैं आपसे। तीसरी सर्विस कौन सी है? कस्टोडियल सर्विसेज, जो किराया ले रहे हैं, आपकी चीजें स्टोर कर रहे हैं। आप जो है वो अपनी किताबें जाके या अपनी जो है वो सामान रखवा के अपने हमसायों के घर रखवा के चले जाएं। वो हो सकता है कहीं यार इतना ज़्यादा सामान है, पूरे कमरे हमारे भर गए हैं, आप दो सालों के लिए यूरोप जा रहे हो तो आप सारा सामान हमारे पास रखवा के जा रहे हो, तो आप इसके पैसे दो। अच्छा, अब आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कितने वादे हो गए जी? 3। मशीन बेचना, स्पेयर पार्ट्स बेचना और कस्टोडियल सर्विस। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेटर पकड़ें। ट्रांजैक्शन प्राइस इज 4 मिलियन किसकी? मशीन की, जमा 1 मिलियन स्पेयर पार्ट्स की, जमा 15,000 को आगे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक उसने हमें सवाल में बताया नहीं। यार उस साइड पे आ जाओ, अभी तक उसने हमें सवाल में बताया नहीं कि कितने महीने की सर्विस दी है। ठीक है, तो सेलर ने कस्टमर से जो पैसे लेने होते हैं ना, उसे ट्रांजैक्शन प्राइस कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो सवाल के अंदर अगर अभी का मैं डेटा लूं तो उसमें मुझे कुछ इस तरह मिलेगी ट्रांजैक्शन प्राइस। मेरी कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं? 3। नंबर 1 मशीन, स्पेयर पार्ट्स, कस्टोडियल सर्विस। सवाल के अंदर लिमिटेड इंफॉर्मेशन होने की वजह से और लिमिटेड डाटा अवेलेबल होने की वजह से मैं जो हज़रात लेट आए, मैं ऐसा कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ कि बिल्कुल नई बातें करूँगा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट को बाद में अटेंड कर लीजिएगा, लेकिन अभी सुनते रहें। मैं 3 सर्विसेज दे रहा हूँ। नंबर 1, जो लेट आए हैं, सादा सी बात की है, हमने किसी बंदे को मशीन बेची है, स्पेयर पार्ट बेचे हैं और उसने रिक्वेस्ट की है कि स्पेयर पार्ट हमारी फैक्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में रख लो, तो हम उसको सर्विसेज दे रहे हैं उसके स्पेयर पार्ट स्टोर करने की। बस इतनी सी बात की है अमानत के तौर पे।
अच्छा, अब अगर मुझे आप ट्रांजैक्शन प्राइस बताएं जिसे एलोकेट करते हैं अमंग स्टैंड अलोन प्राइसेस, तो ट्रांजैक्शन प्राइस होती है वो जो हम ले रहे हैं सेलर से, तो बायर से कितनी, 5 मिलियन। 5 मिलियन में दो चीज़ों की प्राइस शामिल है, जमा 15,000 ज़रब हमें नहीं पता कितना है, क्योंकि सवाल वाले ने शायद जनरल एंट्रीज नहीं करवानी थी तो उसने डाटा हमें नहीं दिया। अब अगर इसको मैं तोड़ना चाहूं तो मुझे कोई स्टैंड अलोन प्राइसेस का अलग से डाटा अवेलेबल नहीं है, तो शायद मैं कुछ ना कुछ तोड़ सकता हूं। 5 मिलियन का 4 किसको चार्ज कर दूं, मशीन को, और 5 मिलियन का वो 1 मिलियन इसको स्पेयर पार्ट्स को, और बाकी 15,000 मल्टीप्लाइड बाय पता नहीं कितने, और अलग से डाटा अवेलेबल नहीं है, तो शायद यही सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। तो इट इज़ हाउ वी कैन मूव कि हम इसमें ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कर सकते हैं। बाकी डाटा अवेलेबल नहीं है, पेपर में सवाल आया तो वो बता देगा कितने अरसे की जो है वो सर्विस दी है हमने उसे कस्टोडियल। कॉन्ट्रैक्ट करते हुए हमने कहा था कि आप कस्टोडियल सर्विस भी दोगे, कॉन्ट्रैक्ट के दिन हमें ये कॉन्ट्रैक्ट के दिन ही बताया जाता है आमतौर पे। अच्छा, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, सवाल बताएगा। और कस्टोडियल सर्विस ज़रूरी नहीं आप उससे पहले एग्री करें, जिस दिन चीज़ें डिलीवर हो रही हों होते हैं उनसे भी आप उससे एग्री कर लें, वो कोई मसला नहीं, ये एक अलग वादा है। अच्छा जी, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, ये कोई आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस आ जाएगी। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस, वो हम सवाल में कर नहीं सकते क्योंकि ऐसा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। ये मुझे बता दें व्हेन टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू, मशीन का रेवेन्यू किस दिन बुक करें, जिस दिन पॉइंट इन टाइम, जिस दिन मशीन डिलीवर कर दी। मशीन तो लिफाफे में डाल के या पैक करके या बड़ी से ट्रक में डाल के भेजी जा सकती है। अच्छा जी, स्पेयर पार्ट्स का रेवेन्यू कब बुक करें, जैसे जैसे वो हमें डिस्पैच करता रहे या जैसे वो हमें कह दे उठा के ले जाओ, हम उठाए ना उठाएं उसकी तरफ से सेल हो गए, उसकी तरफ से सेल हो गए, इसका रेवेन्यू भी आहिस्ता आहिस्ता बुक नहीं करेंगे। अगर हम उसे ये कहते हैं कि स्पेयर पार्ट्स तुम जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे मैं तुम्हें ऑर्डर करता रहूंगा, तुम बनाते रहना बेचते रहना, फिर साथ साथ बुक होता। अभी तो स्पेयर पार्ट्स का रेवेन्यू उसी दिन बुक हो जाएगा जिस दिन उसने मुझे कहा है आके कि मेरी फैक्ट्री में चेक करो स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं। और तीसरी बात कस्टोडियल सर्विस का रेवेन्यू तो ऑब्वियसली पर मंथ ओवर टाइम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये 5 डिस्कशंस पेपर में कर आना थ्योरी के सवाल को कवर अप कर देता है। तो जो हजरात लेट आए हैं ये बस 5 मिनट सब्र कर लें, इसके बाद हम इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट शुरू करने लगे हैं। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वन कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। देयर आर 3 वादे, नंबर 1 द मशीन, द स्पेयर पार्ट्स एंड द, इस तरह थ्योरी के सवाल को किया जा सकता है। Because these 3 things are distinct in itself and these 3 things are distinct within the context of contract, because these are not an inputs to produce a combined output, इस तरह फिर explanation देनी पड़ेगी अगर थ्योरी का सवाल आया। The transaction price in this case is rupees 5 million fixed price, 5 million ये वाली होगी and 15,000 per month। The allocation of transaction price shall be as follows, मशीन को कितनी डाल दें 5 मिलियन का 80%, और 5 - 4 रेजिडुअल बचा कुचा 1 मिलियन स्पेयर पार्ट्स को, और कस्टोडियल सर्विस का 15,000। अब सवाल है कि इसको बुक कैसे करना है। द रेवेन्यू शैल बी रिकॉर्डेड एज फॉलोज। अब पता चला थ्योरी के सवाल में क्या हेडिंग्स बनानी है, उनको कैसे लेके चलना है। द मशीन एट अ पॉइंट इन टाइम दैट इज 31 दिसंबर 2009, द स्पेयर पार्ट्स एट अ पॉइंट इन टाइम दैट इज 31 दिसंबर 2009। बिल एंड, इस सारे अरेंजमेंट का नाम होता है बिल एंड होल्ड। मतलब बिल एंड होल्ड, सेलर ने हमें बिल दे दिया स्पेयर पार्ट्स का लेकिन अपने पास होल्ड कर लिए, बिल एंड होल्ड। द कस्टोडियल सर्विसेज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, टाइम बेसिस बेहतर होंगी, जिस महीने का रेवेन्यू है उस महीने में बुक करते रहें। सो दैट इज हाउ इट विल मूव। ये कौन सा अरेंजमेंट था जी, बिल एंड होल्ड। तो जो हजरात लेट आए हैं और जो पहले से बैठे हुए हैं सारे 1 मिनट बस बात सुन लें, ये अरेंजमेंट क्या होता है। मैंने किसी को मशीन ऑर्डर की, मैंने उसके साथ स्पेयर पार्ट ऑर्डर किए और मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि स्पेयर पार्ट बना के तुम अपने पास रख लेना और जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ी मैं तुमसे जो है वो लेता रहूँगा, और स्पेयर पार्ट्स उसके पास रखवाने का मैं उसे किराया देता रहूँगा। तो अब सेलर मुझे 3 वादे करेगा। नंबर 1, वो मुझे मशीन बेचेगा, मुझे स्पेयर पार्ट्स बेचेगा और मुझे सर्विसेज देगा स्पेयर पार्ट्स को अपने प्रेमिसेस में महफूज करने की।
अच्छा, एक सवाल अब इसमें राइज होगा, वो ये है कि स्पेयर पार्ट्स का रेवेन्यू कब बुक होगा? जिस वक्त वो मुझे भेजता रहेगा या जिस वक्त बना के तैयार करके रख लें? बना के तैयार करके रख ले, तभी इसका रेवेन्यू बुक हो जाएगा, उसका भेजना फिर जरूरी नहीं है। अच्छा यार, इन भाई ने एक सवाल पूछा था, असल में मैं उस साइड पे गया नहीं, लेक्चर के पार्ट बी में इन्होंने एक सवाल पूछा था। एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इंशाल्लाह आप खुद ही जवाब दे देंगे इनके सवाल का। मैंने आपको कहा था कि तीनों चीज़ें इससे नीचे हों तो क्या है? स्मॉल साइज कंपनी। तीनों चीज़ें एग्जैक्ट इसके दरमियान में हों तो मीडियम। इन तीनों में से कोई एक भी क्रॉस कर जाए तो, अब प्रोबेबली इनका सवाल शायद ये था कि इन तीनों में से मिसाल के तौर पे कोई एक चीज़ क्रॉस कर गई, जैसे ये मैं कहता हूं 9 मिलियन है, ये मैं कहता हूं 90 मिलियन है, ये मैं कहता हूं 210 है, फिर तो ये स्मॉल सी कंपनी है। 9 मिलियन, 90 मिलियन, 210, ये तो स्मॉल सी कंपनी है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि 9, 90 और 252, अब आप बता दें। अब ऑब्वियसली यार डायरेक्ट इधर तो जम नहीं मार लेंगे, तो फिर आप किस में ले आएंगे इसको? मीडियम में। ये सवाल शायद आपने पूछा था ना, तो इसको मीडियम में ले जाएंगे। ओके, नहीं इसमें एंड के साथ आप और डाल दो। असल में जो SCCP की वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है ना, उसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन है। लॉजिकली चलो ना, अब ये तीनों तो पूरी हो नहीं रही, तो अब ऑब्वियसली फिर लाके इसी कैटेगरी में डालना पड़ेगा उसे 252 वाले को। इसमें तो किसी भी सूरत में नहीं डाल सकते, क्योंकि 250 से क्या हो गए हैं? ज़्यादा हो गए हैं। ओके चलें जी, आई होप सारे हज़रात तशरीफ़ ले आए हैं। अब पेज नंबर 322 पे आ जाएं। पेज 322। चीज़ें डिस्टिंक्ट कब होती हैं? बर्गर, बॉटल और फ्राइज डिस्टिंक्ट कब हैं भाई? जब इसके अंदर दो शराइत पाई जा रही हों। दो शराइत पाई जा रही हों। नंबर 1, ऑन इट्स ओन भी डिस्टिंक्ट है और इन द कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्टिंक्ट है। इन द कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्टिंक्ट है। What does it mean in the contract का context? ये तीन बातें मैंने आपसे क्लास में की थी। अगर इनपुट्स को मिला के क्या दिया जा रहा है? कंबाइंड आउटपुट। तो क्या चीजें आपस में डिस्टिंक्ट हैं या नहीं हैं? फिर ये चीजें आपस में डिस्टिंक्ट नहीं हैं। क्या गुड्स मॉडिफाई की जा रही हैं? क्या गुड्स मॉडिफाई की जा रही हैं? दूसरा सवाल ये। और तीसरा सवाल हाईली डिपेंडेंट। प्लीज नोट करें, मैं नॉट का लफ्ज नहीं पढ़ा, तीनों में नॉट का लफ्ज दिया हुआ है, मैं नॉट का लफ्ज नहीं पढ़ा। अब जरा तसल्ली से समझिएगा। डिस्टिंक्ट चीजें क्या होती हैं? ये पेज, इसी पेज पे बनाइएगा जो भी है, पेज 322। डिस्टिंक्ट क्या होती हैं? ऑन इट्स ओन डिस्टिंक्ट हो, ऑन इट्स ओन डिस्टिंक्ट हो और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट हो। ऑन इट्स ओन डिस्टिंक्ट होने का क्या मतलब है? दिस सेलर और अदर sellers regularly sells it. In the context of contract क्या है? अगर तो ये इनपुट्स हैं टू प्रोड्यूस कंबाइंड आउटपुट, अगर तो ये इनपुट्स हैं टू प्रोड्यूस कंबाइंड
आउटपुट। तो ऐसी सूरत के अंदर आप क्या कहेंगे कि ये चीजें डिस्टिंक्ट नहीं हैं। अच्छा, अगर ये एक इनपुट है टू मॉडिफाई एन आउटपुट, तो आप क्या कहेंगे ये चीजें डिस्टिंक्ट नहीं हैं। और एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, हाईली डिपेंडेंट, हाईली डिपेंडेंट। ओके, अब मोहतरम तसल्ली से जरा बात सुनिएगा। किसी भी वादे में कोई भी हम चीजें बाजार से जाके खरीदें तो क्या वो चीजें अलग अलग हैं या एक ही हैं? इसके लिए कितने सवाल पूछे जाने हैं? 2। नंबर 1, क्या ये चीजें अपने अंदर अलग अलग हैं या नहीं? ये कैसे पता चलेगा? अगर हमारा सेलर या दूसरे सेलर इसको नॉर्मली बेचते रहते हैं तो ये चीजें अलग अलग हैं। दूसरा सवाल पूछा करेंगे, क्या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वादा, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने कस्टमर से किया है, उसमें ये चीजें अलग अलग हैं? तो ऐसी सूरत में हमने 3 सवाल पूछने हैं, तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। अब जरा मुझे सोच के बताते रहें, अगर दूध, चीनी और कॉफी बीन्स दुकानदार ने मुझे मिला के दे दिए, 1 मिनट जरा सब्र कर लें पहले मेरी बात। दूध, चीनी और कॉफी अगर दुकानदार ने मुझे मिलाकर दे दी तो क्या मैं कह सकता हूं, बात सुनो पहले, क्या मैं कह सकता हूं दीज आर इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ, इट मींस दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट होने के लिए क्या जरूरी है कि वो इनपुट्स को मत मिलाए कंबाइंड आउटपुट बनाने के लिए। मेरी बात पे फोकस कीजिएगा। अगर वो इनपुट को मिला के कंबाइंड आउटपुट बना दे तो बता दें अब ये चीज तो तीनों की हैसियत खत्म हो गई, और वो अलग अलग कब रह सकती हैं? अगर वो इनपुट्स को ना मिलाए। तो अगर वो इनपुट्स को ना मिलाता तो अब जरा मुझे बता दें, अब मैं नॉट का लफ्ज सबके साथ डालने लगा हूं, तो मुझे बताइएगा चीनी और दूध कब अलग अलग हैं? नंबर 1, चीनी और दूध हमारा सप्लायर या अदर सप्लायर बेचते हैं, आमतौर पे बाजार में बिकती है, बोलते हैं अलग अलग बिकती है। अच्छा, क्या चीनी और दूध अगर मैं जनरल स्टोर से जाके खरीदूं तो क्या मेरा जो जनरल स्टोर वाले से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या इसने इनपुट्स को कंबाइन करके एक आउटपुट बना के दिया है? इसका मतलब है जो मैं जनरल स्टोर से चीजें लेके आया हूं वो विद इन इटसेल्फ भी अलग अलग हैं और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अलग अलग है। तो डिस्टिंक्ट होने के लिए क्या जरूरी है कि मैं जनरल स्टोर वाले को मना करूं, भाईजान प्लीज आपने इनपुट्स को कंबाइन करके आउटपुट नहीं बनाना, तो फिर ये क्या है? लेकिन अगर वही दुकानदार हमें कह दे यार सबर, आप अगर वेट करें तो हम आपको कॉफी बना के दे देते हैं, क्योंकि हमने जनरल स्टोर के अंदर ये कॉफी की मशीन लगा ली है, तो आप जरा वो भी आज टेस्ट कर लें। अब मैंने कहा चलो भाई चीनी और दूध तो गाड़ी में भेजो, वो मैंने अगला कॉन्ट्रैक्ट किया, अब मैं अगला कॉन्ट्रैक्ट उससे करने लगा हूं, उसमें मैं क्या कहने लगा हूं, मैं कहता हूं चल तू कॉफी बना के दे। अब ऐसी सूरत में क्या होगा? क्या अदर सेलर्स चीनी दूध अलग से बेच रहे हैं? हाँ बेच रहे हैं, वो इन इट सेल्फ तो अलग अलग है, लेकिन क्या सेलर ने इन इनपुट्स को प्रोड्यूस करके कंबाइंड आउटपुट बना दिया है? यस, अब उसने बना दिया है। तो ऐसी सूरत के अंदर बता दें अब क्या चीनी और दूध अलग अलग रहे या नहीं रहे? तो डिस्टिंक्ट होने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? 2 चीजें। नंबर 1, अपने अंदर भी अलग अलग हूं, और सेलर को मैं कहूं कि यार खुदा के लिए इनको इकट्ठा करके मुझे ना दे। अगर सेलर मान जाए और इकट्ठा करके मुझे ना दे तो ये सारी चीजें क्या हैं? डिस्टिंक्ट है। तो चीनी के डिस्टिंक्ट होने के लिए कितनी शर्तें जरूरी हैं? 2। नंबर 1, अपने अंदर भी चीनी दूध अलग अलग हो, और नंबर 2, मेरा सेलर भी मुझे इकट्ठी करके ना दे। या फिर मैं जे डॉट की दुकान के ऊपर जाऊं और जे डॉट की दुकान के ऊपर उन्हें जाके कहूं कि भाईजान आप ऐसा करें कि आप मुझे एक सूट दे दें जो ऑल्ट्रेशन करके, फिर ऐसी सूरत में सूट और ऑल्ट्रेशन अपने अंदर तो अलग अलग हैं, लेकिन अब इनको मैं डिस्टिंक्ट नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि नॉट को मिला के पढ़े आप, इधर यस से जवाब,
क्या किया उन्होंने, इनपुट को मॉडिफाई कर दिया टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। और हाईली इंटररिलेटेड चीज़ें, इंडिपेंडेंट चीज़ें इस तरह होती हैं, जैसे हमने कोई सैटेलाइट बनवाना है किसी से, तो सैटेलाइट भी बनवा लिया, उसके अंदर की जो है वो चीज़ें भी बनवा ली और सब कुछ बनवा लिया, ड्राइवर के बैठने की जगह भी बनवा ली। डिपेंडेंट और लिंक्ड चीज़ें हैं कि वो सेलर मुझे खुद ही इंटीग्रेट करके चीज़ें दे रहा है, अब मैं और किसी से करवा भी नहीं सकता वो, तो इसलिए इस टाइप को करने की ज़रूरत नहीं। हाईली डिपेंडेंट को इन दोनों पे हमने ज़्यादा फोकस किया। अच्छा, ये तो क्लासों में बात हो चुकी हुई है। इसके लिए जो पैरा है ना, इस बात के लिए वो है जी पैरा 29 स्टैंडर्ड का। ये अगर कभी पेपर में पूछ ले कि फैक्टर्स डेट इंडिकेट दैट एंटिटी प्रॉमिस टू अ कस्टमर इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल, दोबारा पढ़ी, फैक्टर्स डेट इंडिकेट दैट एंटिटीज वादा टू अ कस्टमर इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल इंक्लूड, चीनी का वादा अलग है, इसमें कैसे पता चलेगा, द दुकानदार डज नॉट प्रोवाइड दीज एज एन इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। तो ऐसे ही एमसीक्यू के लिए मैंने इतनी बातें करनी। अल्लाह का शुक्र है आपका कॉन्सेप्ट वहां से बना हुआ है। खुदा ना खास एमसीक्यू में आ जाए विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर कौन सा पैरा है बोले, पैरा 29। ओके, अगला सवाल, इधर आ जाओ। आप मुझे ये बताएं कि आपने मैकडॉनल्ड से जाके बर्गर भी खरीदा, बोतल भी खरीदी और फ्राइज भी खरीदी, तो ये क्या तीनों चीजें डिस्टिंक्ट हैं? और क्या दुकानदार ने इनको इनपुट करके कंबाइंड आउटपुट दिया है? नो। तो ये डिस्टिंक्ट है, चीजें भी डिस्टिंक्ट है। और हम कॉलम कितने बनाएंगे? 3, 1 2 3। तो चीजें भी 3 डिस्टिंक्ट है और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस भी। तो बर्गर और बॉटल के केस में 3 डिस्टिंक्ट चीजें और 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस एक हों और डिस्टिंक्ट चीजें एक से ज्यादा हों? जी, अब हमारा एक सवाल है, ये मैंने क्लास में कभी नहीं उठाया। कॉलेज वालों ने एक बंदे से एग्री कर लिया, छोड़ो, कॉलेज वालों ने एक बंदे से एग्री कर लिया, भाईजान हम आपसे क्या लिया करेंगे? मार्कर लिया करेंगे। अब आप मुझे बता दें, क्या ये मार्कर इसके बगैर यूज हो सकता है? क्या ये मार्कर इसके बगैर यूज हो सकता है? क्या मैं इस मार्कर को इसके बगैर यूज कर सकता हूं? जी। क्या ये मार्कर इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट है कि बिकॉज आवर सेलर और अदर सेलर्स आर सेलिंग इट सेपरेटली? दूसरा सवाल, क्या ये मार्कर इस मार्कर के साथ इनपुट होके कोई कंबाइंड आउटपुट बने? That's why this is distinct good, this is a distinct good, this is a, but this is a, but अगर मैं उससे कह दूं कि तुम मुझे 1000 मार्कर हर साल दिया करो, तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है, बट 1000 डिस्टिंक्ट गुड्स हैं। डिस्टिंक्ट गुड्स कितनी है? डिस्टिंक्ट के लिए वही 2 टेस्ट हैं। आज मैंने बिल्कुल एक नई बात कर दी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की। किसकी? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की। अब ये जरा जो मैंने बात की है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आज मैं डिस्टिंक्ट के क्राइटेरिया बताने लगा हूं या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मैकडॉनल्ड्स में हम गए, हमने गुड्स खरीदी जो कि डिस्टिंक्ट थी, तो मैकडॉनल्ड्स ने मुझे बर्गर दे दिया, फ्राइज दे दिए, बोतल दे दिए, तो ये तीनों क्या हैं? डिस्टिंक्ट। और 3 वादे भी अलग अलग हैं, 3 वादे भी अलग अलग हैं, क्योंकि ये बर्गर लेना देना अलग वादा है, फ्राइज देना अलग वादा है, बोतल देना अलग वादा है। क्या ऐसा हो सकता है हम गुड्स ना लें, हम सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स ले लें? सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स, सॉरी, हम गुड्स ना लें बल्कि क्या लें? बोले सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स। इज इट पॉसिबल? अगर कभी आप सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स ले रहे हैं तो सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सेम, लेकिन उनका क्या होना जरूरी है? सेम होना जरूरी है। एंड इट इज अ वादा दैट इज सेटिस्फाइड ओवर, पूरे साल में तुमसे 1000 मार्कर लेंगे, ये मैंने स्टेशनरी वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। या जनरल टायर ने बेचे 700 टायर्स, आप बता दें ये 700 टायर फौरन बेचे होंगे या जैसे जैसे जरूरत पड़ी होगी?
ये 700 टायर्स खुद क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। क्या एक टायर दूसरे के बगैर इस्तेमाल हो सकता है? क्या दूसरा टायर तीसरे के बगैर इस्तेमाल हो सकता है? क्या दोनों टायर इस तरह जुड़ गए हैं आपस में कि ये इनपुट्स हैं और कंबाइंड आउटपुट दे रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो टायर्स डिस्टिंक्ट वाला टेस्ट जो मैंने बताया है वो पास करते हैं। हर टायर अलग है। बट मेरा सवाल आज कुछ और है। Is it a one performance obligation or these are 700 वादे? It is a one performance obligation अगर it is a series of distinct goods and services, अलग अलग टायर that are same। समझ आ रही है? टायर अपने अंदर तो डिस्टिंक्ट है लेकिन वैसे तो टायर ही है ना, that are same and PO is satisfied। ये भी एक थ्योरी का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मेन कॉन्सेप्ट अलग शुक्र हमने कर लिया है। लेकिन ये नहीं हो सकता कभी भी, ये पॉसिबल है कि 1 PO हो, एक पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो और मैं 100 मार्कर खरीद रहा हूं। हाँ जी, ये पॉसिबल है क्योंकि 100 मार्कर क्या है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या बोले ना कि एक डिस्टिंक्ट चीज हो और 2 या 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस सारी बात की समरी मुझे बता दें। अगर मैं मैकडॉनल्ड से बर्गर खरीदूं, फ्राइज खरीदूं और बॉटल खरीदूं, तो ये डिस्टिंक्ट वाले 2 टेस्ट पास करती हैं। और दूसरा सवाल मेरा, क्या ये 3 वादे हैं या एक? 3 वादे हैं क्योंकि सेम नहीं है, ये चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन आज हमने एक और वर्ड पढ़ लिया, सेम। अगर मैं 1000 मार्कर खरीदूं तो 1000 मार्कर अपने अंदर अलग अलग हैं, और क्या 2-3 मार्कर मिलके कोई कंबाइंड चीज बना रहे हैं? तो मार्कर तो डिस्टिंक्ट हैं बट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है? एक। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक हो सकती है अगर सीरीज आ जाए। बोलिए अगर क्या आ जाए? सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज that are सेम एंड PO इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। एक मिसाल दी है मैंने, वापडा सोल्ड 300 यूनिट्स इन अ ईयर। It is a good or a service, or it is a series of distinct goods and services? Series of distinct goods and services. Why? वापडा वाले क्या कर रहे हैं? वापडा वाले एक यूनिट भेज रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा यूनिट भेज रहे हैं, फिर तीसरी देर बाद तीसरा यूनिट, थोड़ी थोड़ी देर यूनिट भेज रहे हैं। अब जब वो यूनिट भेज रहे हैं तो क्या एक यूनिट हम यूज कर सकते हैं दूसरे के बगैर? और क्या दोनों यूनिट्स वापडा के मिलके कोई ऐसी कंबाइंड चीज बना के दे रही हैं, या हर यूनिट अलग अलग फायदा दे रहा है? तो वो यूनिट्स डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हजारों नहीं है कि 100 यूनिट्स हैं महीने में मेरे बिल के तो 100 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है? एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। इसी तरह जिम में आप चले जाएं तो जिम के अंदर वो रोजाना मुझे सर्विस दे रहे हैं, तो रोजाना जो मुझे सर्विस दे रहे हैं, क्या वो एक दिन की सर्विस दूसरे दिन की सर्विस से अलग है? बिल्कुल अलग है। क्या मुझे दूसरे दिन की सर्विस लेना जरूरी है पहले दिन की सर्विस के लिए? क्या वो दोनों दिन की सर्विस को मिला के कोई कंबाइंड आउटपुट बना के दे रही हैं? तो दोनों दिन की सर्विस अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। तो 30 डिस्टिंक्ट सर्विसेज दी उन्होंने मुझे महीने में, बट ये एक सीरीज बन गई। इट इज अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज that are same and PO is satisfied। तो सारी डिस्कशन की समरी ये कि जहां सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स इन्वॉल्व हो जाए ना, तो वहां गुड्स अगर सेम हो तो वो ज्यादा बन जाती हैं, लेकिन वादा कितने बन जाते हैं? एक वादा बन जाता है। तस्वीर खींच ले, बस इसको नोट करने का टाइम नहीं दे सकता मैं, माजरत। इसके ऊपर किताब का पेज नंबर लिखवा दें, वो जो अभी मैंने खोला हुआ था। अब खींचे तस्वीर। अगर डिस्टिंक्ट गुड्स सेम है, वैसा तो ऑब्लिगेशन ही है ना, गुड और सर्विस का लॉस उसने लिखा हुआ है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाए भाई, बैठे। F2 पढ़ने? अच्छा, बैग लेने आए। चलो जी, आ जाओ उधर। ये पेज कौन सा है? आज मैं आपको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन पढ़ाने लगा हूं या डिस्टिंक्ट की? परफॉर्मेंस। A performance obligation is a wada in a contract with a customer to transfer to the customer either, पेज 322। आज पीओ की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। पीओ की या डिस्टिंक्ट की? पीओ। A performance obligation is a promise in a contract with a customer to transfer to the customer either a good or a service that is
डिस्टिंक्ट, तो लिख लें बर्गर बॉटल, बर्गर बॉटल, और आगे लिखें बर्गर बॉटल के 2 डिस्टिंक्ट गुड्स 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, लिखें इस तरह 2 डिस्टिंक्ट गुड 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। लेकिन इधर अब पढ़ें अगली मिसाल, वादे में ये भी तो शामिल है कि मैं सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज दे दूं, तो इधर लिखें 10 यूनिट्स बाय वापडा, 10 यूनिट्स बाय वापडा। अच्छा आप बताइए क्या है, 10 डिस्टिंक्ट गुड्स बट सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, 10 डिस्टिंक्ट गुड्स बट सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, पेरोल, प्रोसेसिंग, जिम सर्विसेज, और जल्दी बताएं। ये तो सारी मैंने सर्विसेज की मिसालें दी, मुझे कोई गुड्स की मिसालें दें। न्यूज़पेपर, एक्सेलेंट, न्यूज़पेपर ये तो मैंने खुद बताई है। अच्छा न्यूज़पेपर, मार्कर, मंथली मैगजीन, ये आप बताएं, ये जो मंथली मैगजीन आ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर आ रहे होते हैं, क्या ये सेम पैटर्न के ऊपर आपके घर आ रहे होते हैं और सेम चीजें होती हैं ये, लेकिन किस फॉर्म में आ रही होती हैं? सीरीज के फॉर्म में। तो महीने के अंदर अगर 12 मैगजीन आए मेरे घर, तो ये 12 मैगजीन क्या हैं? अबू जून का मैगजीन जरूरी है मार्च का मैगजीन पढ़ने के लिए, चपेड़ मारे बंदा। मैगजीन आपस में क्या है? डिस्टिंक्ट है, बट एज अ वादा ये एक वादा है, एंड इट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, क्योंकि जैसे जैसे सेलर मुझे सर्विस दे रहा है वैसे वैसे मैं मैगजीन पढ़ के अपने दिमाग को या खराब कर रहा हूं या कोई कंस्ट्रक्टिव आइडियाज उससे ले रहा हूं, वो मेरे अपने ऊपर है। डन। सो जी ये कॉन्सेप्ट था पीओ का। एक कॉन्सेप्ट था हमारा किसका? डिस्टिंक्ट का। और एक कॉन्सेप्ट किसका था जी? पीओ का, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का। यार वो देखें तो सही कहाँ तक गेम पहुंची है, मेरे तो ख्याल से मुक ही रही है बस। नहीं मुक रही है बस। पीओ एंड रिमेनिंग डिस्कशन ऑफ डिस्टिंक्ट वो हो गई। एग्जाम्पल्स ऑफ पीओ सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, ये मैंने करानी है एट अ पॉइंट इन टाइम, ये पॉइंट ओवर टाइम है। अच्छा बिल एंड होल्ड हो गया, वो कहते छेती छेती टेक कराओ, वो खत्म कराओ काम, कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा जी यार ये ढूंढ लें आप, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, पेज नंबर कौन सा? 340। पेज 340 पे आए। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, इसकी 3 कंडीशंस नहीं मैं कहूंगा, 3 सिनेरियोज। किस पेज पे लिखे हुए हैं? नीचे वाले पेज पे 341। ये 3 सिनेरियोज पे बहुत लंबी बात हो चुकी है हमारी, बहुत लंबी बात हो चुकी है 3 सिनेरियोज पे, एज एंड व्हेन वाली और वो सारी। पेज 341। आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में बी सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, ये है बैलेंसिंग। आपने पेपर में क्या किया करना है? आपने पेपर में, पेपर देने जा, आपने पेपर में क्या किया करना है? आपने देखना है कि जैसे जैसे सेलर सर्विस दे रहे हैं वैसे वैसे आप कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं, या सेलर अगर आपके घर आके आपको जो है वो लकड़ी का काम करके दे रहा है, तो जैसे जैसे वो काम करके दे रहा है, क्रिएट कर रहा है एसेट, वैसे वैसे आपका उस पर क्या आ रहा है? कंट्रोल आ रहा है। या आपने देखना है सवाल के अंदर कि सेलर के लिए एसेट का ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है। कैसे आप ये इंश्योर करेंगे? या तो उससे लिखवा लें, या वो एसेट ऐसा स्पेशल है कि वो और किसी को दे नहीं सकता, और आप एग्री कराएं सेलर बायर से कि अगर बीच में काम छोड़ गया तो आप कस्टमर उसकी क्या करेगा? पेमेंट। अगर इन तीनों में से कोई एक बात पाई जा रही है तो ये जो रेवेन्यू है कैसे रिकॉर्ड होगा? ओवर टाइम। लेकिन पॉइंट इन टाइम कब रिकॉर्ड होगा? बैलेंसिंग। इन 3 के अलावा अगर और कोई चीज है तो फिर। लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा यार बैलेंसिंग को आप मिस यूज ना कर दो, तो मैं कुछ मिसालें दे देता हूं आपको कब रेवेन्यू बुक किया करो एट अ पॉइंट इन टाइम। पेज 339। सिर्फ सिचुएशन पढ़नी है, एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़नी। द सेलर हैज अ प्रेजेंट राइट ऑफ पेमेंट। कहते हैं अगर आपको लगे ना कि सेलर का पैसे लेने का हक बन गया है तो रेवेन्यू बुक कर लो। आप गोर में गए, आपने ब्रेड उठा ली, उठा के अब आप निकलने भी लगेंगे तो गार्ड रोक देगा, बिकॉज सेलर हैज अ राइट ऑफ पेमेंट। द कस्टमर हैज
लीगल टाइटल, जैसे लैंड वगैरह होती है, कस्टमर का लीगल टाइटल ट्रांसफर हो गया। इससे क्या मतलब है कि रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए सेलर को। द कस्टमर हैज फिजिकल पोजेशन, आपने घी का डब्बा पकड़ लिया दुकान से, हैज फिजिकल पोजेशन, तो मेरे ख्याल से अब इस सूरत में कस्टमर का क्या बन गया है, राइट उस चीज पे, और सेलर सेल बुक कर ले। लेकिन यार बिल एंड होल्ड में ऐसा नहीं होता। अभी जो आज पढ़ाया बिल एंड होल्ड, उसमें क्या होता है, सेलर बिल कर देते हैं आपको लेकिन चीजें अपने, तो ऐसी सूरत में फिजिकल पोजेशन किसके पास रहती है, सेलर के पास। तो बिल एंड होल्ड इसकी एक्सेप्शन है। द कस्टमर हैज अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप, ये पुराना स्टैंडर्ड था। पुराने स्टैंडर्ड में ये 5 लाइनें नहीं थी, सिर्फ एक ही लाइन थी कि जब कस्टमर चीज के बेनिफिट्स एंजॉय करने लग जाए ना, इसका मतलब है चीज सेलर ने उसको बेच दी है। और 5वीं इंडिकेशन, द कस्टमर हैज एक्सेप्टेड द एसेट। लेकिन एंड पे आके एक डिस्क्लेमर, दीज आर ओनली इंडिकेटर्स, ये सिर्फ इंडिकेटर्स हैं, कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। असल बैलेंसिंग ही है, वो 3 शराइत पूरी करानी है आपने, अगर उन 3 में से कोई भी पूरी नहीं हो रही तो फिर रेवेन्यू कैसे बुक करना है, आहिस्ता आहिस्ता या फौरन। टू डिटरमिन पॉइंट इन टाइम an entity shall consider indicators which include but are not limited to, सिर्फ ये वाले नहीं है, और भी कोई इंडिकेटर्स हो सकते हैं, बस ये हाईलाइट कर लें। तो कितने इंडिकेटर्स हो गए, 5। ये आप लोगों ने याद नहीं करने, ये पैरा 38 है स्टैंडर्ड का, पैरा 38, उसके अंदर ये एक्सप्लेनेशंस वगैरह भी शायद दी होंगी पेपर में, उसको आपने इग्नोर करना है। आपने बस ये 5 हेडिंग्स स्टैंडर्ड खोलेंगे दी होंगी, तो ये 5 इंडिकेटर्स हैं। अगर इनके अलावा कोई छठा इंडिकेटर है तो वो एग्जामिनर एमसीक्यू में डाल के आपको टेस्ट नहीं करेगा, उस छठे को आपको क्रॉस ही करना पड़ेगा। एज पर स्टैंडर्ड कितने इंडिकेटर्स हैं, 5। ओके, कंसाइनमेंट सेल, दैट इज वेरी सिंपल। होंडा कार्स वाले खुद गाड़ियां बेचते हैं या डीलर्स के जरिए, डीलर्स के जरिए। होंडा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसने अपना कोई शोरूम नहीं बनाया हुआ, बल्कि डीलर्स है। अच्छा, डीलर्स अब क्या करते हैं, डीलर जाते हैं होंडा के पास और 50 गाड़ियां उठा लेते हैं, उठा के लाके अपनी जो है वो प्रेमिसेस में रख लेते हैं। अब आप मुझे बताएं, कभी आपने सुना है कि आप जब गाड़ी लेने गए तो चेक किसके नाम का बना के देंगे? हाँ बिल्कुल, शाहिद अफरीदी गया और जाके अपना करोड़ों रुपया झोंक दिया और होंडा कार को कहा कि भाईजान ये करोड़ों रुपया सिक्योरिटी के तौर पे पकड़ो, मुझे अपनी गाड़ियां दे दो। होंडा कार ने रिलाय करके उसे डीलरशिप दे दी। अब जब शाहिद अफरीदी के आप शोरूम पे जाएंगे गाड़ी लेने के लिए तो वो कहेगा यार चेक होंडा के नाम का बना दे। चेक किसके नाम का बना दे? अब आप मुझे बता दें, अगर होंडा ने शाहिद अफरीदी को गाड़ियां रखवा दी हैं लेकिन शाहिद अफरीदी ने अभी उन गाड़ियों को आगे नहीं बेचा, क्या होंडा सेल बुक कर ले? इसमें डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। आमतौर पे एग्रीमेंट में ये लिखा होता है शाहिद अफरीदी यू कैन रिटर्न बैक द गुड्स, तो ऐसी सूरत में फिर होंडा को सेल बुक करने की जरूरत। शाहिद अफरीदी की मैं बाद में बात करूंगा, वो जब गाड़ी बिक जाएगी उसको कमीशन मिलेगा, वो उसकी कमीशन इनकम होगी, उसकी मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल मैं किसकी बात कर रहा हूं? होंडा की। The following transaction took place at Pervez Limited. Honda कर लें इसको। The following transaction took place at Honda. Example 2. On 31 March, Honda Car Manufacturing Division consigned या sold? Consigned. Consigned means ट्रकों में भेज दी। Several vehicles to independent dealers for sale to independent dealers को भेजी लाहौर कराची में for sale to जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को सेल के लिए। The sale price to the dealer इज द पीएल्स लिस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस डीलर की भी वही है जो पीएल के लिस्ट प्राइस है, असल में बाद में हम डीलर को कमीशन दे देंगे। एट द डेट ऑफ सेल टू थर्ड पार्टी, जिस दिन थर्ड पार्टी को गाड़ी क्या होगी? सेल होगी। इफ अ व्हीकल इज अनसोल्ड, अगर व्हीकल ना बेच सका शाहिद अफरीदी आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने शाहिद अफरीदी व्हीकल नहीं बेच सका, 1 जनवरी से 30 जून व्हीकल्स नहीं बेच सका, द शाहिद अफरीदी हैज राइट टू रिटर्न द व्हीकल्स, वो व्हीकल्स वापस कर देगा टू होंडा विद इन नेक्स्ट। लेकिन अगर 15 डेज में भी वापस ना की तो इंप्लाइड सी बात बताएं, क्या एज्यूम किया जाएगा कि अब वो शाहिद अफरीदी वापस नहीं कर सकता, अब शाहिद अफरीदी जो मर्जी करे इस गाड़ी का, होंडा की नजर में क्या हो गई है? सेल हो गई। तो मेरे ख्याल से जो आप उसे गाड़ियां भेजें उनमें से जो वो बेच दे उसको सेल में डाल दें,
और जो उससे ना बिक सकें और उनमें 6 महीने के बाद 15 दिन गुजर जाएं, उनको फिर कब सेल में डालें? जब 15 दिन गुजर जाएं, उनको फिर तब सेल में। तो जो बेच दी उसने उनको तो आप सेल में डाल दें, और जो उसके पास पड़ी रह गई और वो 15 दिन तक वापस नहीं करने आया, उसको भी अब आप क्या कर दें? सेल में डाल दें। शाहिद अफरीदी की काउंटिंग क्या होगी? वो जैसे जैसे गाड़ी बेचता रहेगा तो अपना कमीशन बुक करता रहेगा। वो कमीशन की एंट्रीज में बताऊंगा आपको। डिस्कस हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ ये। यार अगर डिस्कस का सवाल आ जाए ना तो हमारा बड़ा, वी आर वेरी लकी कि हमने 5 हेडिंग्स बना लेनी होती हैं। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस, डिटरमिन द, allocate the, record the revenue as and when the performance obligation is, और record revenue करने के 2 तरीके हैं, at a point in time और over time. There is a contract for sale of car between Parvez and dealer containing confirmation of respective rights and obligations, payment terms, वो जो contract की शराइत थी 5, containing commercial substance and probability of collection of price. There is only one wada, the transfer of cars to the dealer. Determine the transaction price. As per the contract, transaction price would be the list price on the date of sale during the 6 month. Thereafter, though not specifically mentioned ऊपर, after the lapse of 15 days, the list price applicable on 16th day. कई दफ़ा ना गाड़ियों वाले मार्केट प्राइस बदलते रहते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से, तो फिर 16th डे को जो इसकी मार्केट प्राइस होगी उस पर आप सेल बुक कर लें, लेकिन सिर्फ उन गाड़ियों के विचार बोले नॉट रिटर्न. Allocate the transaction. Since there is only one performance obligation, so the question of allocation of transaction price does not arise. PL will record revenue, Honda will record revenue upon satisfaction of performance obligation. इधर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाइड समझी जाएगी? जिस वक्त शाहिद अफरीदी ने कस्टमर को बेच दी, या जिस वक्त होंडा ने इसको कंसाइनमेंट के तौर पर रखवा दी? जब शाहिद अफरीदी ने कस्टमर को बेच दी. Performance obligation would be satisfied once the dealer has sold car to third parties during the 6-month period. और thereafter उसके बाद क्या होगा? If the dealer does not return the unsold cars within, the performance obligation would be considered as satisfied on 16th day. हमने जितनी गाड़ियां उसको भेजी हैं 31 मार्च को, अभी तक उसने उनमें से 31 मार्च पे ही हम खड़े हैं, अभी तक उसमें से उसने कोई बेची नहीं, और अभी 6 महीने भी एक्सपायर नहीं हुए. तो बता दें जी हम कितनी सेल बुक करें? ऑन 31 मार्च द व्हीकल शुड रिमेन इन इन्वेंट्रीज इन ओवर स्टॉक. याद रखिएगा ये गाड़ियां शाहिद अफरीदी के पास अमानत के तौर पे हैं, और पड़ी कहाँ हुई हैं? हमारे स्टॉक में. हमारे स्टॉक में बैलेंस शीट जब बनेगी तो शाहिद अफरीदी की बैलेंस शीट में नजर आएंगी या हमारी बैलेंस शीट में नजर आएंगी? हमारी बैलेंस शीट, क्योंकि अमानत के तौर पे मैंने स्टॉक रखवाया हुआ है, और अगर वो ना बेच सका तो 6 महीने पूरे होने के बाद कितने दिन में मुझे वापस कर जाएगा? 15 दिन में वापस कर जाएगा. इट इज कॉल्ड एज कंसाइनमेंट सेल. शाहिद अफरीदी की अकाउंटिंग बताएं क्या करेंगे? एजेंसी सेल. आए एजेंसी सेल ढूंढें, पेज नंबर ये सेल और रीपरचेज एग्रीमेंट टाइकअप ने कहा हमारे सिलेबस में नहीं है, उसने बुक में डाल दिया था गलती से, सिलेबस में नहीं है. पेज 358 सेल और रीपरचेज, पेज 358. जी भाई शाहिद अफरीदी की किताबों में एंट्री बता दें. आमतौर पे तो होंडा का डायरेक्ट चेक बनता है, लेकिन आमतौर पे डीलर भी पैसे ले लेते हैं. आमतौर पे दुनिया में डीलर पैसे लेते हैं. कैश डेबिट पेएबल टू होंडा क्रेडिट कर दें, और शाहिद अफरीदी की बुक्स में एंट्रीज बता रहा हूं, और कमीशन इनकम क्रेडिट कर दें. अगर 30 लाख की गाड़ी बेची है, 2 लाख दे दें, नहीं लाख रुपया दे दें यार उसको, शाहिद अफरीदी को लाख दे दें, और 29 लाख किसको ये वापस कर दें? होंडा को दे दें. तो व्हाट इज द रेवेन्यू इन द बुक्स ऑफ एजेंट? कंप्लीट अमाउंट या उसकी परसेंटेज लगा के कमीशन की? कमीशन की परसेंटेज लगा के. एंट्री इन बुक्स ऑफ डीलर या एजेंट, इट इज कॉल्ड एज एजेंसी सेल.
वो एजेंसियाँ नहीं, दूसरी वाली। अच्छा, इट इज़ कॉल्ड एज एजेंसी सेल। ओके, इंग्लिश पढ़ लें। व्हेन एन एंटिटी इंजमाम, ओहो शाहिद अफरीदी की जगह इंजमाम लिख दिए इधर, चलें खैर है। व्हेन एन एंटिटी इंजमाम हु इज एन एजेंट सेटिस्फाइज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, the entity record revenue in the amount of any fees or commission to which it expects to be entitled in exchange for arranging for specific goods or services to be provided by a other party। पर बस काटें, छोड़े पर। तो बस बोले कमीशन एजेंट कितना बुक करेगा, पूरी सेल बुक करेगा या अपनी इनकम? अपनी इनकम बुक करेगा। यार एक ऐसे ही आई कि अपने सवाल डाला हुआ है अपनी किताब में, ले अवे सेल्स। ले अवे सेल्स, ले अवे सेल्स बड़ी आसान सी होती है। कोई बंदा गया दुकान पे, गरीब बंदा, कहते मेरा दिल चाहता है खाना ना गरम करके खाया करो। दुकानदार ने कहा भाईजान 50,000 का ओवन है। लो इनकम ग्रुप के लिए ये ऑफर है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई होगा क्या बताएं जल्दी? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 और इधर डिलीवरी हो जाएगी। ये 10,000 क्या है? कैश। क्या मैं कह सकता हूं ले अवे सेल किस्तों वाली सेल का उल्ट है? थोड़ा सा किस्तों वाली सेल में क्या होता है, गरीब बंदा जाता है और जाके कहता है यार मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, लेकिन वो तो सिक्योरिटी मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, यार आ जा यार, बैठ जा यार, देखते हैं यार, सोचते हैं यार, चल सिक्योरिटी ला, कोई बंदा ला, कोई काम का बंदा ला। अच्छा ये ले आया, जा शीदे को रहन देखो, कोई काका मन्ना लेके आ, कोई काम का बंदा ला जो तेरी सिक्योरिटी तो दे। इसको कहते हैं किस्तों वाली सेल जो मार्केट में। मैं वो सेल की बात नहीं कर रहा, ये क्या है? ले अवे सेल। फील करें, ये किस्तों के ऑपोजिट नहीं लग रही आपको? इसमें दुकानदार सिक्योर है, वो सिक्योरिटी भी नहीं मांगेगा। वो कहेगा क्या पसंद है, कहेगा वो बाहर कहेगा ओवन पसंद है, भाईजान ये अलग करके रख रहा हूँ मैं आपके लिए, पैसे देते रहे बस। अब हर महीने बेचारे को तनख्वाह मिलेगी, वहां से 10,000 देता रहेगा, 5वें महीने आके कहेगा ये आखिरी 10,000 पकड़ दे दे यार ओवन, बस कर दे यार, बस आज मैं इंशाल्लाह जो आके ना चटनी भी गर्म करूंगा तो देख ले, तो अब डिलीवरी हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? ले अवे सेल्स। अच्छा इसमें थोड़ी सी स्टैंडर्ड ने वैसे गुंजाइश रखी है, इधर देखें, स्टैंडर्ड ने गुंजाइश रखी है कि अगर डिलीवरी होनी हो ना मई में, आप उत्तर पढ़ा लेंगे, अगर डिलीवरी होनी हो ना मई में, तो अगर दुकानदार अप्रैल में भी सेल बुक कर ले तो कोई मसला नहीं। मेजर कैश आ गया है, थोड़ा सा आने वाला रह गया है, कस्टमर के लिए चीज़ अलग करके रख ली है, बाकी 10 रुपये को डेटर में डाल दो और 40 रुपये आपको मिल गए हैं। तो इसमें दो ऑप्शन है सेल बुक करने की, या तो वेट करें कस्टमर पूरे पैसे दे दे, लेकिन अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है कि कस्टमर पैसे दे ही देगा, आखिरी कोई किस्त रह गई है तो फिर कोई मसला नहीं, आप सेल पहले भी बुक कर लें, हालांकि अभी डिलीवरी नहीं हुई लेकिन चीज़ अलग करके उसके लिए रख दिया ना, तो फिर सेल बुक हो सकती है। दैट इज लिख लें ले अवे सेल्स। तो कैश थोड़ा थोड़ा आया और एंड पे डिलीवरी एक दफा हो गई। जी जी बताएं दोबारा। ये बस जिसके लिए भी है, अब है तो सबके लिए। ले अवे सेल्स पढ़ें जी। रिटेलर्स रूटीनली ऑफर ले अवे सेल, पुत्र उन्होंने भी सीए कर लेंगे। रिटेलर रूटीनली ऑफर ले अवे सेल अरेंजमेंट्स टू देयर ओन लो इनकम ग्रुप कस्टमर्स वेयर कस्टमर्स आर अलाउड टू सेट असाइड अ स्पेसिफिक आइटम, भाईजान साइड पे करके रखते हैं इसको, इन द शॉप एंड मेक पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। बीवी बच्चों को लाके दिखाया करेगा, ये देखो ओवन हमारा। द रिटेलर retains custody of goods until the customer pays. Revenue from layaway sale is recorded when goods are delivered. Revenue कब रिकॉर्ड करना है? When goods are delivered. लेकिन एक थोड़ी सी गुंजाइश है वैसे, फुल पेमेंट पे रेवेन्यू बुक कर लें। However एक गुंजाइश है, if the seller historical experience shows that
most layaway transactions are converted into sale, then it can record the revenue when it receives a significant deposit, provided that the goods are on hand, दुकान पे चीजें पड़ी होनी चाहिए, and identified and ready for, पता हो गया उसके पास अभी ये पड़ा ही नहीं हुआ और सेल बुक किए बैठा है, तो आपके पास चीज पड़ी हो, मेजर पैसे आ गए हो, कितने पैसे उसने कहे हैं, सिग्निफिकेंट, मे बी 90% कह सकते हैं आप, 90% पैसे आ गए हो तो फिर भी आप सेल बुक कर लें, कोई मसला नहीं, दैट इज कॉल्ड एज बोले ले अवे सेल्स। ओके, इसका एक सवाल है, ले अवे, अच्छा ठीक है, जा परा, ले अवे, नस जा, ले अवे, कौन कौन से ले ढूंढ रहे हैं, हाँ जी भाईजान, ये एक छोटी सी सवाली है आई कैप की, पेज नंबर कंट्रोल एफ मारना 391। 5 machines are sold on layaway basis to one of its frequent customer. 3 out of total 5 installments had been received till the year end. तो लिखें, principally sale should be booked on receiving 5th installment. Principally sale should be booked on receiving 5th installment. However, principally sale should be booked on receiving 5th installment. However, if, अच्छा पेज नहीं लग रहा, 391, however if goods are on hand, however से आगे लिख लो ना, बाकी बाद में कर लेना, however if goods are on hand and significant cash is received, however goods are on hand and significant cash is received, the sale may be booked earlier. The sale may be booked earlier. थोड़ी सी अब गोल सी बात भी शक कर दें, डेट इज बाय 3rd और 4th इंस्टॉलमेंट, ऐसे गोल सी बात, डेट इज बाय 3rd और 4th इंस्टॉलमेंट तक वैसे वेट कर लेना चाहिए, 3rd में कितने पैसे आए होंगे, तो तीसरी चौथी इंस्टॉलमेंट तक वेट कर लेना चाहिए। सिग्निफिकेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है ना असल में, जी बस भाई ओवर। अब ये अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट मैं पूरे चैप्टर की एक सैर कराने लगा हूँ, बस पूरे चैप्टर की सैर पे अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट में मुझे रुकवा दीजिएगा, और ट्रांजैक्शन प्राइस कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, ये एक ऐसी अजीब सा लफ्ज़ है, इस पर रुकवा दीजिएगा, और इन द एंड फिर हम ऐसा कर लेंगे प्रेजेंटेशन को रिवाइज करना है, प्रेजेंटेशन को ज़रूर रिवाइज करना है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, डेटर, इनकी डेफिनेशंस देखनी है, तो अल्लाह का शुक्र है मेन काम हमारा ओवर हो गया। यार ये एक मैंने सवाल डाला हुआ है, इसको ज़रा पहले मुझे कर दें, कैलकुलेटर पकड़ के कॉस्ट ऑफ सेल बता दें, अगर कल की क्लास आपने ली है। एंटिटी ऑब्टेन्ड अ क्लीनिंग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म्ड ओवर 3 years, हमने क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है, टू बी परफॉर्म्ड ओवर 3 years, 3 सालों तक हम क्लीनिंग करके देते रहेंगे। इट इज़ अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सर्टिफाइड एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम, पॉइंट ओवर टाइम, एज एंड व्हेन वी विल एंटिटी विल डिलीवर द सर्विस, द कस्टमर विल कंज्यूम द सर्विस, तो पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम। तो अब सेल और कॉस्ट ऑफ सेल को होले होले बुक करना है या फौरन? होले होले। कॉस्ट इन करंट ईयर कितनी है? 50। एस्टिमेटेड फ्यूचर
स्वीप खरीद लिया, वाइपर खरीद लिया और मटेरियल खरीद लिया। अब बता दें, मैंने आपको कहा था कि इस वर्किंग को ना थोड़ा सा चेंज कर लिया करें। कैसे? कॉस्ट इन द ईयर डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, 50 और 140। तो 50 और 140 से खेलना है, ना कि 50 और 90 से। अब मुझे आप कॉस्ट टू कॉस्ट यानी कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट करके परसेंटेज निकलवा दें। 35.7। लेकिन मैंने कहा था परसेंटेज निकाल के इस पे पट्टी लगा दें। अब 140 का 35.7% बताएं। 50। तो ये ऑब्वियसली आपने असल में कॉस्ट की बेस पे निकाली है, तो वो कॉस्ट ही निकल आनी है जो 50 मैंने छुपाई थी। तो ये हो गई किस बेस पे? कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। बट अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूं टाइम बेस पे, तो कितने अरसे का कॉन्ट्रैक्ट है? 3 साल का। कितना हो गया? 1 साल। तो कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया? तो अब मैं रेवेन्यू और कॉस्ट कितनी बुक करूं? हाँ, पट्टी लगा दें बिल्कुल। 140 का 33%, 47 डन। तो यही कल हमने सीखा था। इसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स। अमोर्टाइजेशन ऑफ, इसमें एक माइग्रेशन डेटा वाली भी एग्जांपल करवाई थी सुबह, और ये दूसरी एग्जांपल है अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स। और इनकी इंपेयरमेंट उसी तरह होगी जिस तरह इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कोई आपकी पड़ी हुई है किताबों में, उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग उसी तरह होगी भी। मैं दिखा देता हूँ। चलो यार बस करो, बहुत पढ़ लिया। होमवर्क वाला सवाल डिस्कस करने मैंने, जैसे नो कौन बोला है? नहीं, वो एक और बंदे ने भी करना था, वो आया नहीं। अब होमवर्क वाला सवाल हम डिस्कस करेंगे। चलो यार शुरू से पढ़ें, पहले सफ़े से आ जाएं, पेज 315। ज़रा अटेंशन से अब देखते रहें, टिक भी करते रहें चीज़ों को, जो मैं करवाऊंगा बुक खोल लें। पहला सफ़ा, हाँ, किताब क्रिश्चियन कॉलेज वाली, पाकिस्तान में जो अर्थ पे मिलती है। इनकम, रेवेन्यू, कस्टमर, मैं कुछ करवा दूंगा बेटे। स्टेप्स बता दें कितने हैं जी? 5। अभी तक ना आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन अब इन स्टेप्स में आपने ना देखनी है। अब मैं आपको पूछूं जी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, आप कहेंगे ये पढ़ा तो हुआ है लेकिन मुझे नहीं पता किस कैटेगरी में फॉल करता है। मैं कहूं पीओ इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम ओवर टाइम, ये पढ़ा तो हुआ है, पता नहीं किस स्टेप में फॉल करता है। अब कॉन्ट्रैक्ट की शराइत के अंदर कोई मसला है तो रेवेन्यू बुक कर लें, अगर कुछ शराइत, पढ़ा तो हुआ है, पता नहीं ये किस पॉइंट में है। डिस्टिंक्ट और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आज पढ़ी है, पहले डिस्टिंक्ट पढ़ा था लफ्ज, आज क्या पढ़ा है? परफॉर्मेंस। अब ये पढ़ा तो है किस पॉइंट में है, तो वो जरा नीचे देखते रहिएगा। अनबंडलिंग पढ़ी है, अनबंडलिंग, डिस्काउंट्स को खोलना, जो पहले दिन वर्किंग की थी। अनवाइंडिंग नहीं कहते उसको, वो ना इंटरेस्ट होते हैं अनवाइंडिंग। अनबंडलिंग होते हैं डिस्काउंट को खोलना, पता नहीं चल रहा कितना डिस्काउंट है। अनबंडलिंग हमने पहले दिन पढ़ी थी। अब इस तरह के अल्फाज हैं वो मैंने किताब से आपको बताने हैं। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, लेकिन दुकानदार ने हमसे 300 का पैकेज बना के ले लिया, तो फिर डिस्काउंट को क्या करें? बंडल करें या अनबंडल? खोलें डिस्काउंट को, कितना कितना है, और हम डिस्काउंट को अनबंडल बना के, इधर डिस्काउंटेड प्राइस होती थी, डिस्काउंटेड प्राइस को अनबंडल कर देते थे। क्या क्या अल्फाज निकाले हैं लोगों ने। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। कितनी शरायतें हैं जी कॉन्ट्रैक्ट की? 5 शराइत पूरी होनी चाहिए। पार्टीज हैव अप्रूव्ड, हर पार्टी को उसके राइट पता हो, पेमेंट टर्म्स पता हो, कमर्शियल सब्सटेंस हो और प्रोबेबल हो के पैसे आने हैं। अगर दो में से कोई एक सिचुएशन हो तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट की शराइत में मसला भी है तो रेवेन्यू बुक कर लें। वो काफ़ी डिटेल से बात हुई थी, वो आप स्लाइड्स खोल के देख लीजिएगा। और एक बात हमने ये पढ़ी थी कि अगर दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, इसको कहते हैं होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर दोनों को राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट से क्या कर सकती हैं? विड्रॉ कर सकती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? होली अनपरफॉर्म्ड। एक हमने कॉन्सेप्ट आज पढ़ा है, कॉम्बिनेशन ऑफ
अभी ये स्टेप 1 नहीं चल रहा है। और एक हमने स्टेप 1 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। इसकी नीचे वाली एग्जांपल्स नहीं करनी, इनमें से एग्जांपल करनी है मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। इसमें एग्जांपल्स करा दी थी क्लास में। अच्छा, दैट वाज मॉडिफिकेशन। यार मॉडिफिकेशन के सिनेरियोज रिवाइज कर लें। अगर गुड्स भी डिस्टिंक्ट हैं और प्राइस भी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, तो फिर आपने वो जो नए यूनिट्स थे उनका अपना रेवेन्यू अलग रखें, इसे कहते हैं सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। और अगर चीजें डिस्टिंक्ट हैं और प्राइस मार्केट प्राइस नहीं है, इसका मतलब है जितनी डिलीवरीज रिमेनिंग रह गई हैं उनकी सेल प्राइस चेंज करें और नई वालों की भी जो नए कॉन्ट्रैक्ट में पकड़ी हैं। और इन द एंड इसे नया कॉन्ट्रैक्ट कहा था या कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन? नहीं, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा था, दो कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं रहे। इधर पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। आ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन क्या था, बिल्कुल दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनको क्या कर दिया। और कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन क्या है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने कहा पहले 50 मार्कर दो, अब हमने कहा 20 मार्कर और दे दो। दैट इज कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन। स्कोप और प्राइस में चेंज आ जाना कॉन्ट्रैक्ट की। ओके, इसकी एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है आपको। आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस। इसमें अभी तक आप समझते थे डिस्टिंक्ट एक अलग चीज है, लेकिन आज मैंने बताया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर भी एक बहस है। एक बहस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे है और डिस्टिंक्ट में ऑन इट्स ओन फायदा दें और विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अलग अलग हो। ये कैसे पता चलेगा विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है? अगर एंटिटी इनपुट्स को कंबाइन करके आउटपुट नहीं बना के दे रही, तो फिर ऐसी सूरत में ये विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट है। और इनपुट्स आउटपुट और वो हाईली इंटररिलेटेड वाली बात, ये यार पैरा 26 है। एक दफा ऐसी थ्योरी का सवाल आ गया था, टेल अस द प्रॉमिस्ड गुड्स। यार प्रॉमिस्ड गुड्स तो कोई भी हो सकती है, स्टैंडर्ड में मिसालें दी हुई हैं, सेल ऑफ गुड्स, रीसेल ऑफ गुड्स, परफॉर्मिंग एग्रीड अपॉन टास्क, ब्रिज बना देना, प्रोवाइडिंग एजेंसी सर्विसेज, ये है प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, इसमें नीचे एग्जांपल्स की थी जिसमें मेरे ख्याल से डिस्टिंक्ट की बात हुई थी, पीओस की बात नहीं हुई थी। पीओस की बात आज हुई है। तीसरा स्टेप, डिटरमिन द। या ट्रांजैक्शन प्राइस ना अक्सर सवाल में ना इकट्ठी दी होती है कि ये सारी चीजें इतने की ले लो, लेकिन कई दफा ऐसे भी हो सकता है पेपर में कि तुम 3 चीजें ले लो, उनमें से 1-2 की प्राइस इधर दे दे, तो वो जमा करके लिख दीजिएगा। असल ट्रांजैक्शन प्राइस वो चीज है जो आप कस्टमर से लेना चाह रहे हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर हमने बातें की थी वेरिएबल कंसिडरेशन की, डिस्काउंट्स, इंसेंटिव्स, पेनल्टीज। जी, ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर हमने बातें की थी एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। ट्रांजैक्शन प्राइस में हमने बातें की थी नॉन कैश कंसिडरेशन। जमादार ने सफाई की थी, हमने कहा था हमारे शेयर ले लो। और एक मिसाल थी, एक बंदा पेशावरी चप्पल लेके आया था, उसकी हमने मिसाल की थी कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। इसकी ना जनरल एंट्रीज मैंने आपको नहीं कराई थी, कल मैं आईकेएफ की किताब में देख रहा था, इसकी जनरल एंट्रीज हुई हुई है। तो आज के नोट्स में ना एग्जाम्पल 8 है, लेक्चर नंबर 116 एग्जाम्पल नंबर 8, वो मुझे भी याद कराइएगा। वो न्यूमेरिकल छोटा सा करेंगे ताकि ये रिवाइज हो जाए। वेरिएबल कंसिडरेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यूज और मोस्ट लाइकली याद है। अब ये टिक टुक करने की जरूरत नहीं, आपको पता है। इसकी एग्जांपल्स बस टिक कर लीजिएगा। कौन कौन सी? 3 की थी शायद, 3 नहीं की थी, 3 कर लीजिएगा, 3 कर लीजिएगा। 3 एक अच्छी एग्जांपल है, 3 टिक कर लें पेज 329 पे। 4, 5, 6 अच्छी की थी। अच्छा, नेक्स्ट। यार ये लाइन ना एक है, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ अ वेरिएबल कंसिडरेशन। इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात यह है कि रेवेन्यू सिर्फ आप तब बुक करो जब आपको उम्मीद हो कि इसमें रिवर्सल नहीं होगी। तो यही बात हम जो है वो डिसीजन लेते हुए करते थे कि यार बोनस मिलने का काफ़ी चांस है, तो बोनस बुक कर लो। अगर आपको उम्मीद है कि इसमें रिवर्सल होनी है तो फिर बोनस बुक। तो रेवेन्यू बुक करते हुए ध्यान रखो कि इसमें सिग्निफिकेंट रिवर्सल ना हो, और अगर आपको लग रहा है सिग्निफिकेंट रिवर्सल होनी है बाद में, तो फिर रेवेन्यू को बुक ही ना करो। ये हर सवाल में तकरीबन हम देखते थे, हत्ता कि जो सेल ऑन रिटर्न वाली चीजें हम बेचते थे उसमें भी यही देखते थे कि कितनी चीजें वापस आनी है, सोचो।
तो ये कॉन्सेप्ट तकरीबन हर जगह अप्लाई हुआ है। एन एंटिटी शेल इंक्लूड इन ट्रांजैक्शन प्राइस सम और ऑल ऑफ द बोनस estimated only to the extent that it is highly probable that significant reversal in the amount of revenue will not occur when the uncertainty will be resolved। uncertainty कब resolve होगी? जब हम टाइम पे चीजें बना के दे देंगे। तो अगर आपको लगे कि टाइम पे चीजें बना के देते हुए मैं लेट हो जाऊंगा तो फिर तो आपको रेवेन्यू बुक करके रिवर्स करना पड़ेगा। बेहतर है रिवर्स रेवेन्यू बुक ना करो। तो एस्टीमेट लगाते हुए कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करो, कंस्ट्रेंट्स रोको। एस्टीमेट लगाते हुए कोई अन्ना रेवेन्यू बुक ना कर लो कि आज बुक कर लो और बाद में रिवाइज करना पड़े। आई रिपीट, एंटिटी शेल इंक्लूड इन ट्रांजैक्शन प्राइस द पेनल्टीज और बोनस, क्या सोच के? only to the extent that it is highly probable that reversal of revenue will not occur। अब हाईलाइट करने वाली बात सिर्फ क्या है? entity shall include in transaction price the variable consideration only to the extent that it is probable that significant reversal in revenue will not occur। अब ये कितने स्टेप, ये इस स्टेप के अंदर कितनी बातें होगी? 5। अब ये एमसीक्यू में भी सवाल आ सकता है कि आपका स्टेप कौन सा? ये 3 ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस में बता दें कितनी बातें हैं टोटल? 5। नंबर 1, नंबर 2 कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो कोई छठी चीज आई तो आपने इसे क्रॉस कर देना है। नॉन कैश कंसिडरेशन और उसके हमने सवाल नीचे किए हैं। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। डिस्काउंट्स, इसमें कोई 3 अप्रोचेस किसी को याद हो? एक तो नॉर्मल सवाल होते थे ना डिस्काउंट करने के, एक 3 अप्रोचेस। अगर किसी की स्टैंड लोन प्राइस अवेलेबल ना हो तो क्या करें? मार्केट असेसमेंट अप्रोच, रेजिडुअल अप्रोच, कॉस्ट प्लस अप्रोच। तो एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यार ये स्टैंड लोन प्राइस क्या होती है? Market price, a standalone price is the price at which an entity would sell a promised good or services separately to a। ये अपेंडिक्स स्टैंडर्ड में आज मैं आपको दिखाऊंगा, वो अपेंडिक्स नहीं जो लोगों को होती है, अपेंडिक्स में आपको स्टैंडर्ड में दिखाऊंगा, उसके अंदर ये दी होती है। पुराने स्टैंडर्ड्स में ना पैरा 2, 3, 4, 5 में डेफिनेशंस दी होती थी। नए स्टैंडर्ड में उन्होंने डेफिनेशंस उठा के एंड पे डाल दी हैं अपेंडिक्स में। ये डिस्काउंट्स हैं, उनकी रिवीजन है। ये मैंने आपको कहा था किसी दिन ये सवाल कर लीजिएगा रेजिडुअल अप्रोच वगैरह के, कुछ क्लास में करवा दिए थे। ये एडजस्टेड मार्केट अप्रोच, कॉस्ट प्लस अप्रोच और रेजिडुअल अप्रोच। टाइम लगता है, कोई नहीं यार ये वाले कर लेना, नहीं किए तो वो वाले काफ़ी हैं जो क्लास में करवाए हैं। अगला जी, आखिरी स्टेप हमारा क्या है? रिकॉर्ड द रेवेन्यू व्हेन और एज एन एंटिटी सेटिस्फाइज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसमें मुझे बता दें पॉइंट इन टाइम के इंडिकेटर्स 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा यार मुझे बताएं लीज में सेल बुक हो जाती है? लीज में क्या होता है? लीज में टाइटल किसके पास रहता है? आमतौर पे जो नॉर्मल लीज है, फाइनेंस लीज वगैरह या कोई भी है, एसर किसके पास रहता है? लेसर के पास। एसर का लीगल टाइटल लेसर के पास रहता है, लेकिन उसको यूज कौन कर रहा होता है? लेसी। इस कॉन्टेक्स्ट में अगली क्लास में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अच्छा, कंसाइनमेंट सेल तो छोड़ें, अभी पढ़ लिया। पीओ सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम। यार ये फिक्रा ना बड़ा मुश्किल है, मैंने इसको आसान करके आपको बता दिया। इस फिक्रे की बार बार मैं जान ले रहा हूँ। पहले 2 फिक्रे क्या थे? जैसे जैसे आप क्लीनिंग सर्विस दें वैसे वैसे कस्टमर लेता रहे। दूसरा फिक्रा, जैसे जैसे आप कस्टमर के घर आके घर बना के दें, उसकी लैंड पे आके घर बना के दें, वैसे वैसे वो चीज़ का क्या लेता रहे? कब्जा लेता रहे। जैसे जैसे लक्कड़हारे को आप बुलाएं कि आप मेरी जो है वो अलमारियां बना दो, तो जैसे जैसे वो अलमारियां क्रिएट करता रहे वैसे वैसे आप उसका कंट्रोल लेते रहें। तीसरा जो था ना
इसकी अंग्रेजी ज़रा मुश्किल है, पहले दो ये पहले मुझे आप उर्दू में समझाएं। सेलर ने आपको फर्नीचर बेचना है, लेकिन उसने आपके घर आके नहीं बनाना, अपने शोरूम पे बनाएगा। अब दो बातें पाई जानी चाहिए, एक ये कि आप सेलर को रोक कि तुम किसी और को नहीं बेचोगे, और सेलर आपसे वादा करवाए कि तुम अगर मैंने काम बीच में छोड़ दिया तुम्हारे कहने पे तो तुम मुझे क्या दोगे। ये जरा इंग्लिश पढ़ें, ऐसे हो सकती जितना काम हुआ उसके। द सेलर परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसेट विद एन ऑल्टरनेटिव यूज टू द एंटिटी। इसको अगर मैं इस तरीके से पढ़ूं, द सेलर क्रिएट एन एसेट विद नो ऑल्टरनेटिव यूज। अब बड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, मैं जिस तरह पढ़ता हूं उस तरह सुने। द सेलर फर्नीचर वाला क्रिएट एन एसेट विद नो यूज टू सेलर, ये तो बात समझ आ रही है, इसने थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज लिखा है। तो बहरहाल दूसरी शर्त बताएं, एंड द सेलर हैज अ राइट टू पेमेंट फॉर द परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। ये दोनों बातें पाई जाएंगी तो तीसरी शर्त पूरी होगी, वरना तीसरी शर्त पूरी नहीं होगी। अब इन तीनों में से एक भी शर्त पाई जाए तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, ओवर टाइम। तैमूर के ने क्या क्या है, तैमूर एंटर्ड इनटू अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट विद टू कस्टमर्स। फॉर कस्टमर एक्स, तैमूर विल बिल्ड अ रूम ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द प्रेमिसेस ओन्ड बाय एक्स। तैमूर ने उसे कहा है कि मैं तुम्हारे घर तक आ जाऊंगा और तुम्हारे घर की छत पे कमरे बना दूंगा। तो ये तो मेरे ख्याल से ये वाला सिनेरियो ना, जैसे जैसे वो एसेट क्रिएट करता जाएगा वैसे वैसे हम कंट्रोल करते रहेंगे। तो अब रेवेन्यू कब बुक करे सेलर। और दूसरा, कस्टमर जेड के लिए हुआ है एक एग्रीमेंट, हम कौन है, तैमूर सेलर, तैमूर सेलर है। फॉर अ कस्टमर जेड, तैमूर विल प्रिपेयर अ हाउस ऑन लैंड ओन्ड बाय तैमूर। तैमूर अपनी ही लैंड पे उसे घर बना के देगा एज पर द एग्रीमेंट। अब ये तीसरे सिनेरियो में ना शराइत देखनी पड़ती हैं, ये तीसरे सिनेरियो की तरफ मूव कर रहा है। एज पर द एग्रीमेंट, जेड विल ओनली एक्सेप्ट द हाउस आफ्टर कंप्लीशन। जेड सिर्फ उस हाउस को तब एक्सेप्ट करेगा जब वो क्या हो जाए, if it is as per the requirement of Mr. Z. In case Z refuses to accept the house, it will be sold by Taimur to another party. आपको क्या फीलिंग आ रही है यहाँ पे, कोई वाज़े तौर पे शराइत दोनों लिखी नहीं, लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है चीज, हमने कुछ ऐसा एग्रीमेंट किया है कि उसे मजबूर करें कि अधूरे काम के पैसे देना, बल्कि हमने तो इतना ओपन छोड़ दिया कि तुझे पसंद आया ना नहीं, तो हमने तो उसे मजबूर किया ही नहीं। आप बता दें इधर भी रेवेन्यू कैसे बुक होगा, इसमें पॉइंट इन टाइम, ऊपर वाले में ओवर टाइम हो रहा था, इसमें पॉइंट इन, जब उसे घर बेचेंगे तब हम क्या बुक कर लेंगे, रेवेन्यू। यार मेथड्स पता है रेवेन्यू बुक करने के, वो अगले सफे पे थे, आउटपुट मेथड्स और इनपुट मेथड्स। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को रगड़ा लगाया था हमने। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स टू ऑब्टेन एंड टू फुलफिल। अमोर्टाइजेशन, वो जो भी मैंने आपको सवाल करवाया, एन एसेट रिकॉर्डेड shall be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer to the customer of goods or services। बस ठीक है, आगे काट दें, कोई ज़रूरत नहीं। वही जो ऊपर एग्जांपल्स किए हैं। इम्पेयरमेंट क्या होती है जी, अगले सफ़े पे आए, पेज 350। इम्पेयरमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती है यार, किसी को पता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती है? आपने कोई वाइपर, स्वीप और ये चीजें लेके रख ली हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज नॉट येट एक्सपेंस्ड आउट, लेकिन हमें लगता है कि फ्यूचर में जब हम सफाई करके देंगे तो मुझे मिलेगा 12,000 और मुझे और क्लीनिंग मटेरियल लेना पड़ेगा 3,000 का। कैलकुलेशन आती है इम्पेयरमेंट टाइप की। ये क्या है, कैरिंग अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट क्या है, फ्यूचर इनफ्लोज बताएं, फ्यूचर इनफ्लो और फ्यूचर आउटफ्लो। आप बता दें, पहली क्लास में कैलकुलेशन की थी इम्पेयरमेंट की, मेरी किताबों में कितने का पड़ा हुआ है? फ्यूचर में ये कॉस्ट कितना फायदा देंगी? 12, और खर्चा और कितना होगा? 3। आप बता दें 10 वाली चीज को 9 पे लेके जाना है तो 1000 का क्या बुक करेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस बुक करते हुए याद रखिएगा फ्यूचर के इनफ्लोज को देखते हैं और फ्यूचर के
आउटफ्लोज को, उन दोनों को नेट करते हैं और किससे कंपेयर करते हैं? बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू से। इसमें ना कोई फेयर वैल्यू टाइप चीज़ नहीं होती असल में, तो फेयर वैल्यू भी निकालते हैं, वैल्यू इन यूज़ भी निकालते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करके हायर लेते हैं। प्रेजेंटेशन मैंने 5-10 मिनट लगाने हैं नमाज के बाद, मैंने इन सब की आपको डेफिनेशंस बतानी है। इधर देखो ना, मैंने इन सब की डेफिनेशंस बतानी है, रिसीवेबल की, कॉन्ट्रैक्ट एसेट की, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की, इनकी डेफिनेशंस बतानी है। अच्छा ये कर लिया हुआ सेल डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट भी कर लिए मैं। ओके आप यस यस ना बोले, जो ले हुए सेल हो गई, एजेंसी सेल, सेल विद द राइट ऑफ रिटर्न, बिल एंड होल्ड, डिस्काउंट वोचर, नहीं दिल से बोले ना, डिस्काउंट, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, अच्छा यार एक बच्चे ने, अब्दुल्ला राजपूत नाम है ना टीए भाई का, उसने पूछा था लास्ट टाइम कि स्टैंडर्ड ख़त्म तो हो गया लेकिन हर सवाल में किन चीज़ों को देखना होता है, चीज़ें ही बहुत ज़्यादा हैं स्टैंडर्ड में, तो उनके सवाल का जवाब है ये, आप लोगों के लिए भी शायद रेलिवेंट हो। तो हर सवाल में ना ये 7-8 चीज़ें ढूंढ लिया करें हर सवाल में IFRS 15 के। पहले तो वो 5 स्टेप्स तो हैं ना, तो हमने अपने 8 स्टेप्स नहीं बना लिए, उन्हीं में से कुछ चीज़ें हैं। तो अब पेज नंबर पूछ रहे हैं, बड़ा तेज है, पेज 365, डज द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, ये भी देख लिया करें। और वो जो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट ने फटा डाला हुआ था, उसमें अगर टाइम बिटवीन रिसीट ऑफ कैश एंड डिलीवरी अगर लेस देन 1 ईयर है तो फिर भी डिस्काउंट क्या करने हैं? इग्नोर करने हैं। हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर देयर, ये जरूर देखना है। आर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेट, ये मेरे ख्याल से स्टेप 2 है ना यार, स्टेप सी है, मैं और क्या बता रहा हूँ आपको, स्टेप 2 है। ये स्टेप नंबर 5 है कि पीओ सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम और आर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस इज अवेलेबल, अगर नहीं अवेलेबल तो कॉस्ट प्लस अप्रोच, मार्केट असेसमेंट अप्रोच, और ये कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 3, विच फिगर्स इन क्वेश्चन आर गिवन एज टोटल और विच फिगर्स आर पर यूनिट। ये छोटी सी गलती होती है आप लोगों से, कौन सी फिगर्स टोटल है, कौन सी पर यूनिट है, या कौन सी पर मंथ है। ये सबसे ज्यादा गलती हुई थी वो जो मोबाइल वाला सवाल था जिसमें मिनट्स थे, उन सवालों में ये गलती होती है। कौन सी फिगर्स जो है वो पर यूनिट है, कौन सी पर मंथ है, और कौन सी टोटल है। उसमें जो रेवेन्यू हर क्वार्टर का था वो टोटल था जो उसने सवाल में दिया हुआ था, और फिर पर मिनट और वो सारी चीजें अलग अलग दी हुई थी। नंबर द इवेंट्स सच एज डेट्स, डेट्स कहाँ नंबर करनी पड़ती हैं? जब वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, रिसीवेबल वाले सिनेरियोज आ जाएं तो प्रेजेंटेशन के सिनेरियो में हमें डेट्स को नंबर देने पड़ते हैं। चीज़ें कब रिसीव हो रही हैं, गुड्स कब डिलीवर हो रही हैं, अनकंडीशनल राइट कब बन रहा है, वहां हमें चीज़ों को नंबर देने पड़ते थे। विल बी हेल्पफुल फॉर पासिंग जर्नल एंट्रीज। और रीड रिक्वायरमेंट केयरफुली, कभी रिक्वायरमेंट आती है, कभी एक्सप्लेनेशन में। तो आपको पता है 5 स्टेप के ऊपर हमें बात कराना शुरू कर दें तो हम एक स्टेप पे ब्रेक नहीं लगाते, 5 स्टेप, उसके बाद जनरल एंट्रीज, और इसके बाद कभी जनरल एंट्रीज डायरेक्ट आती हैं, कभी क्या आती हैं, रेक्टिफाइंग एंट्रीज। अच्छा अब इसमें से क्या रह गया? अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट, ट्रांजैक्शन प्राइस हो गया, प्रेजेंटेशन रह गया, वो मुझे पता है, वो मैंने ज़रा फ्रेश माइंड के साथ आपको करवाना है, वो मैंने फ्रेश माइंड के साथ करवाना है। सबर, नॉन फ्रेश माइंड के साथ एक चीज़ हो सकती है, वो कर लें, 2-4 MCQs, ज़रा एक पैटर्न आपको पता चल जाए। MCQs का अलग से लेक्चर रहने दें, इसी में डलवा दें। जी भाईजान, MCQ नंबर 35 पढ़ें। पेज नंबर बताओ यार। 403। बबलू किधर जा रहे हो? बबलू अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ठीक है जी भाईजान। कौन सा, कौन सा? ABCD, भाईजान ये है बस। अब थोड़ा समझे, अब थोड़ा समझे भाईजान, ये अधूरा है। एंटिटी परफॉर्मेंस
क्रिएट एन एसेट विद नो अल्टरनेटिव यूज। आसान फिक्रा मैंने आपको करवाया, ये जरा मुश्किल होता है। एंटिटी परफॉर्मेंस क्रिएट एन एसेट फॉर नो अल्टरनेटिव यूज, ये बात अधूरी है क्योंकि इसके साथ एंड लगेगा तो पूरी होगी। ये बात अधूरी है, ये बात अगर आप किसी को बता देंगे तो अधूरी बात होगी। और इसका अधूरा पोर्शन इसने यहां लिखा हुआ है, एंटिटी हैज अ राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड। अब दो अधूरों को मिला के कोई ऑप्शन आपने नहीं बना लेनी कि ऑप्शन बी एंड ए जमा डी, नहीं ये नहीं करना आपने। तो ये अब आई के अपने इस तरह सवाल बनाया, तो आई होप आप समझ गए होंगे शायद। तो यार बी कहाँ से है, सॉरी यार, सी, साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम। मैंने अभी ऑप्शन बी सी पढ़ी नहीं थी। तो साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम, ये वाला तो एक अलग पॉइंट है ना, इसकी तो सारी बातें पूरी हो रही हैं। पॉइंट ए अधूरा क्यों है? क्योंकि डी नहीं है। पॉइंट डी अधूरा क्यों है? इसके साथ ए होना चाहिए था। ये मेरे ख्याल से तीसरी कंडीशन है ना, लेकिन तीसरी कंडीशन किसने टोटे कर दी है? और ये कौन सी कंडीशन है? पहली वाली थी, और ये तो कोई थी नहीं, एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट एन एसेट हुज कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड, इस तरह की कोई लाइन वहां लिखी नहीं हुई थी। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई लाइन ही नहीं वहां लिखी हुई, बस बात खत्म। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। टू टिक करके, सॉरी। पढ़ें जी क्वेश्चन 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डिस्काउंट ऑफर्ड? आंखें बंद करके टिक करते हैं, ट्रू। अच्छा, ट्रू रिगार्डिंग डिस्काउंट्स ऑफर्ड ऑन अ बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स। डिस्काउंट शुड बी अप्लाइड अक्रॉस ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। पहली बात, बर्गर, बोतल और फ्राइज पर डिस्काउंट एलोकेट करो। दूसरी बात, डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दो। डिस्काउंट शुड बी अप्लाइड टू सबसे महंगी चीज, बर्गर को सिर्फ डिस्काउंट दे दो, बाकी डिस्काउंट ना दो। डिस्काउंट शुड बी रिकॉर्डेड एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दो डिस्काउंट। ऑप्शन ए। स्टेप 2 रिक्वायर्स, स्टेप 2 कौन सा था यार? और वही जो रोल के डिस्टिंक्ट और पीओ वाला। स्टेप 2 रिक्वायर्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेपरेट पीओज इन द कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज ऑफन रेफर टू एज अनबंडलिंग। अनबंडलिंग का मतलब है इनको खोलना और फिर इनके डिस्काउंट अलग अलग करना। अनबंडल से मुराद है देखना पड़ेगा क्या क्या वादे हम कर रहे हैं। अनबंडल को इसने वादों में अलग किया है। एंड इज डन एट अ बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द की फैक्टर इन आइडेंटिफाइंग अ सेपरेट पीओ? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेपरेट बनती है? रिस्क एंड रिवॉर्ड से, चीजों के डिस्टिंक्ट होने से, या पैसे मिलने से, या कॉन्ट्रैक्ट के कोर्ट में इन्फोर्स होने से। यार बता दें सेपरेट पीओ का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इसने निहायत ही कोई बोंगा सवाल डाला है। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। कॉन्ट्रैक्ट की 5 शरायत हैं। अब इसका मेरे पास तो कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि पेपर में स्टैंडर्ड खोल लूँ और स्टैंडर्ड खोल के इसका पैरा नंबर देखूं। बल्कि अभी मैं स्टैंडर्ड का पैरा नहीं देखता, यहीं से देख लेते हैं। ढूंढे जी। अप्रूव्ड, पार्टीज राइट्स, पेमेंट टर्म्स, कमर्शियल सब्सटेंस एंड, ये 5 बातें ढूंढें किसमें है। अप्रूव्ड, पार्टी राइट्स, पेमेंट टर्म्स, कमर्शियल सब्सटेंस एंड प्रोबेबल टू कलेक्ट। ये 5 बातें इसमें लिखी नहीं है। बाकियों में जरा ढूंढे, मिसिंग है थोड़ी थोड़ी। पहली में क्या मिसिंग है? कमर्शियल सब्सटेंस वाली। तीसरी में क्या मिसिंग है? पेमेंट टर्म्स मिसिंग है। 5वीं में राइट्स मिसिंग है, तो ये मिसिंग है। Silver Limited sells a machine and 1 year free technical support for 1 lakh. It usually sells the machine for 95,000 but does not sell the technical support for this machine as a standalone product. ये लोग नहीं बेच रहे टेक्निकल सपोर्ट को, बट अदर सपोर्ट सर्विसेज ऑफर्ड बाय सिल्वर लिमिटेड अट्रैक्ट अ मार्कअप ऑफ 50%। लेकिन इसकी मिलती जुलती सपोर्ट सर्विसेज ये देते रहते हैं, वो 50% मार्कअप पे जाती हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट टेक्निकल सपोर्ट विल कॉस्ट सिल्वर 20,000। हमारा अंदाजा है कि टेक्निकल सपोर्ट हमें कॉस्ट करेगी 20,000। जी बताएं भाई, पहले तो बता दें
ऑब्लिगेशंस बताएं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी बताएं? 2, क्योंकि अगर सर्विसेज देना कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है और सर्विसेज बाद में देना टेक्निकल सपोर्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होती, तो ये दोनों चीजें क्या हैं? डिस्टिंक्ट। वादा कितने पे तय हुआ है? सेल्स अ मशीन फॉर 1 लाख। तो एक हमने मशीन बेचनी है, एक हमने सपोर्ट सर्विस देनी है। इट यूजुअली सेल्स फॉर 1 लाख, इट सेल्स द मशीन फॉर 95 बट डज नॉट सेल द टेक्निकल सपोर्ट। तो मेरे ख्याल से कॉस्ट प्लस मार्कअप वाली अप्रोच लगा लें, तो पकड़ें 20,000 को। इट एक्सपेक्टेड दैट टेक्निकल सपोर्ट विल कॉस्ट 20,000। अब ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट है? अगर कॉस्ट और मार्कअप दे दें तो रेजिडुअल अप्रोच लगाएं या कॉस्ट प्लस? तो 20,000 जमा 50% ऑफ 20,000। आगे तो एलोकेशन करनी है। सवाल क्या है? हाउ मच ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस शुड बी एलोकेटेड टू टेक्निकल सपोर्ट? नहीं, एलोकेटेड ये फिगर पूछी है, ये नहीं पूछी, ये फिगर पूछी है। Determine the amount of revenue to be recognized in the first year of a long-term contract with a customer, of which step determining amount to be recorded in first year of long-term contract is an example of which 5 step? 5 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप डिटरमिन करता है अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड? अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड, अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड तो 5वां स्टेप है ना। तो रिकॉर्ड रेवेन्यू। लो जी, सवाल आ गया काम का। क्वेश्चन 5, कैट लिमिटेड सोल्ड एंड इंस्टॉल्ड। इंस्टॉलेशन मैंने क्या बताया था? बाय डिफॉल्ट सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अनलेस की इंस्टॉलेशन हाईली टेक्निकल हो और वो हमारी चीज की हालत ही बदल दे। एन आइटम ऑफ मशीनरी फॉर 8 लाख ऑन यकम नवंबर, included within the price was a 2-year servicing contract which has a value of 2,40,000 and a free installation fee and a fee for installation of 50,000. How much should be recorded in revenue in P&L for the year ended 31 दिसंबर 2017? पहले जरा वादे बताएं कितने हैं? सोल्ड एंड इंस्टॉल्ड एंड अ सर्विस। तो मशीन, इंस्टॉलेशन और सर्विस। कैट सोल्ड एंड इंस्टॉल्ड मशीन फॉर 8 लाख, इंक्लूडेड विद प्राइस वाज अ 2-year सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट विच हैज अ वैल्यू ऑफ 2। भाई ये 2 ईयर हो, 3 ईयर हो, 10 साल का हो, इस पूरे को एज इट इज डालना होता है आपने 240, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन प्राइस टोटल लाइफ की होती है। अच्छा, जैसे रेवेन्यू क्वार्टर का रेवेन्यू बुक किया था मोबाइल्स का। अच्छा, अगली बात, इंक्लूडेड विद इन प्राइस वाज अ 2-year सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट विच इज अ वैल्यू ऑफ 240 एंड अ फी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 50। अच्छा, ये आप स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस में डालेंगे, कहाँ डालेंगे ये ज़रा सोच लें। ये तो ट्रांजैक्शन प्राइस है और ये मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं इंक्लूडेड विद इन प्राइस। इंक्लूडेड विद इन प्राइस की वजह से मैंने इसको यहाँ लिख दिया था, लेकिन अगर मैं स्टैंड अलोन में लिख दूँ तो भी ठीक है, डेटा ही अवेलेबल नहीं है। एंड अ फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 50। आज आके मुझे बैलेंसिंग अप्रोच ही लगानी पड़नी है, कोई और तरीका ही नहीं है। तो आज आके बैलेंसिंग अप्रोच क्या बचेगी कि मैं 800 को प्यार से इधर बुला लूँ और इसकी सेल कितनी? 500। लेकिन रेवेन्यू इस साल कितना बुक करने? यकम नवंबर से लेके सर्विस दिए 31 दिसंबर तक। आप कैलकुलेटर पकड़ें, 510 मशीन डिलीवर हो गई तो एट अ पॉइंट इन टाइम इंस्टॉलेशन हो गई, एट अ पॉइंट इन टाइम इंस्टॉलेशन भी पॉइंट इन टाइम होती है। और तीसरा, अनलेस के सवाल कुछ और कह दे, तीसरा 240 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 2, इन तीनों को आप जमा कर देंगे। 510 जमा 240 इंटू 2 बाय 24। ये सोल्यूशन में हुआ हुआ सारा इसी तरह।
आखिरी 2 MCQs करा रहा हूँ फिर ब्रेक। वेल लिमिटेड इज एन एजेंट, एजेंट पूरा रेवेन्यू बुक करे या कमीशन? हु वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ डॉल्फिन, अ फेमस परफॉर्मर होगा कोई, चलो। WL हैज जस्ट कलेक्टेड 100 million फ्रॉम अ प्रोमोटर, प्रोमोटर ये लोग होते हैं जो इवेंट्स अरेंज कराएं, इन टर्म्स ऑफ टिकट सेल फॉर अ रिसेंट शो डन बाय डॉल्फिन। WL ने कमीशन लेना है इसमें से 10%। बताएं जी WL की बुक्स में एंट्री, कैश डेबिट पेएबल टू डॉल्फिन और अपनी कमीशन इनकम। कैश कितना डेबिट करें? 100, 90, 10। एंट्री ढूंढें यार, फजूल सा अकाउंट यूज किया हुआ है ट्रेड पेएबल का उसने, तो कैश डेबिट कर दें। नहीं ये वाला नहीं, कौन सा वाला बन रहा है? हाँ यही वाला बन रहा है। कैश डेबिट कर दें और रेवेन्यू क्रेडिट कर दें और ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल तो नहीं होते ये, बहरहाल पेएबल टू DL। चलें जी, ये ना थोड़ा सा आपने ज़रा तसल्ली से समझना है मेरे साथ। रिवर लिमिटेड, ओ हाँ, सो व्हाट्स इन आवर एजेंडा सुन लें। हम नमाज़ पढ़ेंगे 5:30 बजे, हम वापस आएंगे और पास्ट पेपर की वो 2 एडजस्टमेंट्स हमारी रहती हैं ना, वो 2 एडजस्टमेंट्स। पास्ट पेपर पार्ट D बना लेंगे उसको लेक्चर का। पास्ट पेपर की 2 एडजस्टमेंट्स रहती हैं और एक हमारा प्रेजेंटेशन मैंने आपको ज़रूर करवानी है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की डेफिनेशन। तो इसमें मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आधा घंटा लगना चाहिए या 25 मिनट, अगर तसल्ली से करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा, आपकी मर्ज़ी है स्टैंडर्ड की टिकिंग इधर बैठ के करनी है, घर जाके करनी है, मैं आपको इधर ही करवा दूंगा, ठीक है? ओके। क्वेश्चन नंबर 4, रिवर लिमिटेड, नहीं फाइनल अकाउंट के MCQs वो मगरिब के बाद फिर कर लेंगे। और रिवर लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर्ड इट्स ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 14। वैसे MCQ से काफ़ी फायदा हुआ है। इट हैज़ इंक्लूडेड द फॉलोइंग रेवेन्यू, which of these item has correct, चुप यार, which of these items are correctly recorded in revenue according to IFRS 15? एजेंसी सेल का 25 लाख मैंने डाला है रेवेन्यू में, जिसका मुझे 10% कमीशन मिलना है, which has correctly been included in revenue, एजेंसी सेल ऑफ 25 ऑन विच आई एम एंटाइटल टू 10। ऑफ 25 का मतलब 2.5 का मतलब 2.5 मैंने सेल में डाल दिया, उसका मुझे कितना डालना चाहिए था? 2.5 का 10%। पूरा डालना चाहिए था या 2.5 का 10%? आपको कैसे पता चला इसने 2.5 डाला है? एजेंसी सेल ऑफ 2.5। यार सेल प्रोसीड हुई है 20 मिलियन की, मैंने सेल में डाल दी है। एक गाड़ी मैंने बेची है जो मेरे इस्तेमाल में नहीं रही थी। भाईजान ये गाड़ी अगर इस्तेमाल में नहीं रही थी तो ये फिक्स्ड एसेट थी, ये इन्वेंटरी नहीं थी। और फिक्स्ड एसेट का सेल करना स्टैंडर्ड में नहीं जाता, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल ऑपरेशन बिजनेस नहीं है। मुझे कैसे पता चला ये मेरा फिक्स्ड एसेट था? सेल प्रोसीड ऑफ अ गाड़ी, नहीं गाड़ी तो होंडा भी बेचता है, विच वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो ये मेरे ख्याल से फिक्स्ड एसेट के लिए लफ्ज़ यूज होता है मेरे ख्याल से, विच वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो इसलिए ये भी हमारी IFRS 15 वाली सेल नहीं है। सेल ऑफ 15 मिलियन ऑन 30 सितंबर 14, मैंने 30 सितंबर 14 को सेल बुक की है 15 मिलियन की। द अमाउंट इन वॉइस टू एंड रिसीव फ्रॉम द कस्टमर वॉज 18, उसे जो मैंने बिल भेजा है वो 18 का था, विच इंक्लूड्स 3 मिलियन फॉर ऑन गोइंग सर्विसिंग टू बी डन बाय ये। तो उसको मैंने बिल भेजा 18 का, 15 मिलियन के मैंने सेल बुक कर ली है, 3 मिलियन ऑन गोइंग सर्विसेज के मैंने उससे अगले 2 साल तक लेने हैं। बताएं मैंने किस दिन चीज़ें बेची? 30 सितंबर। और मेरा ईयर एंड भी मेरे तो ख्याल से ठीक काम हुआ है। सर्विस रेवेन्यू को 3/12, 4/12 या कुछ 2/24, 1/24 करने की ज़रूरत है? क्यों नहीं ज़रूरत? क्योंकि ईयर एंड पे सेल हुई है, तो ये मेरे ख्याल से सही सेल है। अगर इसमें 18 पूरी को डाल देता तो फिर मशीन की सेल भी बुक हो जाती, मशीन या जो भी चीज़ है, एसेट की सेल भी बुक हो जाती, सर्विस की भी। ये ऑप्शन सही है। सेल ऑफ 20 मिलियन मैंने बुक कर ली है ऑन 1 अक्टूबर 13, हाँ साल के पहले दिन मैंने 20 मिलियन की सेल बुक कर ली है टू अ कस्टमर
हु विल मेक फुल पेमेंट ऑन 30 सितंबर, जो पेमेंट करेगा 30 सितंबर को। तो भाईजान सेल ऑफ 20 टू अ कस्टमर हु विल मेक फुल पेमेंट, आपको क्या लग रहा है ये 20 मिलियन तो कैश की फिगर है ना जो फ्यूचर में मिलनी है, मैंने उसको किस में डाल लिया, सेल में डाल लिया। इस 20 को सेल में डालना चाहिए या 2 साल पीछे बुला के सेल में डालना चाहिए? सेल ऑफ 20 हु विल मेक पेमेंट आफ्टर 2 years, उसको 20 मिलियन की सेल की पेमेंट कितने साल बाद आनी है? 2 साल बाद। आप बता दें इसकी पीवी बुक करूं या इसको एज इट इज बुक कर लूं? इसकी पीवी बुक करें। ठीक है यार, क्लोज करो।